भाई किस्मत देखो, सोल लैंड में रेनकार्नेट हुआ, कोई आम इंसान बनकर नहीं बल्कि लेवल 99 के कियान डाओलियू का छोटा बेटा बनकर। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। मैंने बीबी डोंग को अपने बड़े भाई कियान सुंजी के उस सीक्रेट रूम वाले कांड से भी बचाया। इसके बाद बीबी डोंग तो पूरी तरह तुम पर फिदा हो गई। बड़े भाई कियान सुंजी को लाइन पर लाने के लिए मैंने उनकी शादी 10 हॉट लड़कियों से करा दी। कहानी शुरू होती है जब चियान शुंजी जैसे ही बीबी डोंग के साथ वो वाला सीन करने लगा, तुमने अंदर घुसकर सीधा एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और उसे हवा में उड़ा दिया। फिर उसे घसीटते हुए कॉन्सेक्रेशन हॉल ले गए और सीधे बाप चियान दाओलियू के सामने बोले, बड़ा भाई पोप की गद्दी संभालने लायक नहीं है, एकदम नल्ला साबित हुआ, आज से पोप की कुर्सी मैं संभालूंगा। चियान दाओलियू ने जमीन पर पड़े चियान शुंजी को देखा, फिर तुम्हारी पीठ के पीछे चमक रहे 12 पंखों वाले एंजेलिक स्पिरिट को, और बस 2 शब्द बोले, मंजूर है। भाई बुरा मत मानना, मैं तो बस तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, वरना कुछ सालों में एक हथौड़े वाला लौंडा तुम्हें एक झटके में उड़ा देता। हाँ, तुम एक ट्रांसमिग्रेटर हो, पिछली जिंदगी में सड़क पर ट्रक से टक्कर हुई, आंख खुली तो खुद को डोलुओ कॉन्टिनेंट में पाया। तुम बन चुके थे ओरिजिनल कहानी में न दिखने वाले चियान दाओलियू के छोटे बेटे चियान मोचेन। सिर्फ 20 साल की उम्र में लेवल 91 टाइटल डाओलुओ। हॉल में चियान दाओलियू की आवाज गूंजी तो फिर बीबी डोंग का क्या करना है? वो पहले से ही आसमान से सब देख रहा था। चियान शुंजी की घटिया हरकत से उसका सिरदर्द बढ़ गया था और तुम्हारे इस साफ और सटीक फैसले को देखकर उसे दिल से तसल्ली हुई। दिन रात सिर्फ प्यार मोहब्बत की बकचोदी सूझती है उसे। पहले तो उसकी सारी सुख सुविधाएं छीनो, जब दिमाग ठिकाने आए तब बात करेंगे। आखिरकार हजारों साल में एक बार मिलने वाली ट्विन मार्शल सोल्स वाली बंदी है, अगर मरेगी भी तो स्पिरिट हॉल के अंदर ही। ठीक है। चियान दाओलियू नीचे उतरा और चियान शुंजी से बोला, जीएर मेरे साथ बैक माउंटेन चल। चियान शुंजी की रूह कांप गई। बापू ऐसे मत बुलाओ, सीधा नाम ले लो। कोई दिक्कत नहीं जीएर। चियान शुंजी बेबस होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। दोनों को जाता देख तुम हॉल के अंदर मुड़े और जमीन पर पड़ी बीबी डोंग से बोले, नाटक बंद कर, होश आ गया है तो खड़ी हो। बीबी डोंग जमीन का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई। आंखों में हैरानी थी, वो काफी पहले ही होश में आ चुकी थी और दोनों भाइयों की बातचीत का एक एक शब्द सुन चुकी थी। चियान शुंजी की गंदी सोच से उसे घिन आ रही थी, पर वो जानती थी कि वो तुम्हारे सामने टिक भी नहीं सकती। क्या हुआ, अब चाचा जी भी नहीं बोलेगी? बीबी डोंग ने ठंडी नजरों से देखा। साफ था कि वो कोई रिश्तेदारी नहीं मानती। जब सब सुन ही लिया है तो एक शर्त लगाते हैं। तुमने सीधा मुद्दे की बात की। शर्त इस बात की कि वो यू शियाओगांग तुझसे कितना सच्चा प्यार करता है। बीबी डोंग की नजरें डगमगाईं, पर वो चुप रही। तेरा पिछले कई सालों का खाना पीना, कपड़े, ट्रेनिंग के रिसोर्सेज और स्पिरिट बोन्स सब स्पिरिट हॉल ने दिए हैं। बिना बराबरी की कीमत चुकाए मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अगर तूने बगावत की तो हॉल का कोई भी एल्डर तुझे 1 सेकंड में दबा देगा। तेरे लिए कोई जान देने नहीं आने वाला। बीबी डोंग ने हाथ बांधे और ठंडी सांस खींचते हुए बोली, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। बोल, हार जीत का क्या हिसाब है? मैं हारा तो तू आजाद, तू हारी तो मेरी पर्सनल नौकरानी बनकर रहेगी और मेरा हर हुक्म मानेगी। मंजूर है। बीबी डोंग ने बिना सोचे जवाब दिया। उसकी आंखों में अटूट भरोसा था, शियाओगांग मुझे कभी धोखा नहीं देगा। बात खत्म होते ही तुम्हारे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी, शर्त पूरी हुई। इमोशन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। होस्ट दूसरों के इमोशंस पर असर डालकर इमोशन पॉइंट्स कमा सकता है और सिस्टम मॉल से सामान एक्सचेंज कर सकता है। सिस्टम? अबे जब मैं टाइटल डाओलुओ बन गया तब तेरी एंट्री हो रही है। तुम रोस्ट करने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही मॉल का इंटरफेस खुला, अंदर का माल देखकर तुम्हारा इरादा तुरंत बदल गया। स्पिरिट रिंग्स के साल बढ़ाने का जुगाड़, फुल सेट स्पिरिट बोन्स, यहाँ तक कि बिना गॉड की गद्दी के लेवल 100 पार करने का तरीका भी मौजूद था। सिस्टम बापू, आखिरकार तू आ ही गया। ओए क्या ख्यालों में खो गया? बीबी डोंग ने तुम्हारे मुंह के आगे हाथ हिलाया, जिसे तुमने एक झटके में हटा दिया। तुम्हारी नजरें बीबी डोंग पर टिकी। दिमाग में आगे की स्क्रिप्ट चलने लगी। सिर्फ यू शियाओगांग और बीबी डोंग के ड्रामे से ही तगड़े पॉइंट्स बटोरे जा सकते थे। घूर क्या रहा है? बीबी डोंग ने उसकी नजरों का पीछा करते हुए नीचे देखा तो समझा कि इस एंगल से उसका गला थोड़ा ज्यादा खुला हुआ था। उसके कान तुरंत लाल पड़ गए। तुमने बड़ी मासूमियत से नजरें हटाईं। चलो। बीबी डोंग ने दांत पीसते हुए लहजा बदला। मालिक, इस टेस्ट में उसे कोई चोट तो नहीं पहुंचेगी ना? बेफिक्र रह, मैं कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता, वरना तू दिल से नहीं हारेगी और ऐसी नौकरानी रखने का कोई मजा भी नहीं। तुमने भौहें चढ़ाई। ये पॉइंट्स कमाना तो उम्मीद से ज्यादा आसान निकला। तुमने तुरंत कागज कलम उठाई और रात के प्लान की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। पास आकर झांकने की कोशिश कर रही बीबी डोंग को तुमने तुरंत बाहर खदेड़ दिया। लिखने के बाद एक सोल सेंट को बुलाया और आर्डर दिया कि कुछ तगड़े एक्टर ढूंढो, साथ ही एक ऐसी लड़की लाओ जो तय किए गए रोल में फिट बैठे। बार बार ताकीद की कि बंदी अपनी मर्जी से आनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं। बीबी डोंग की आंखों में चमक आ गई। क्या मैं भी देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। बीबी डोंग की आंखों की चमक एक पल में बुझ गई। उसने तुम्हें घूर कर देखा। उसकी उंगलियां गुस्से में सफेद पड़ गईं। तुम्हें पूरा हिसाब समझ आ गया। तुम मन ही मन इंतजार करने लगे कि जिस दिन बीबी डोंग उस यू शियाओगांग का असली चेहरा देखेगी, उस दिन कितने पॉइंट्स का जैकपॉट लगेगा। शाम ढलते ही सोल सेंट रिपोर्ट देने लौटा कि सारा बंदोबस्त हो चुका है। तुम उठकर बाहर की तरफ चले।
गांगू का टेस्ट शुरू होने वाला है, नहीं चलना तो मत चल। किसने कहा मैं नहीं आ रही? बीबी डोंग तुरंत तुम्हारे पीछे लपक ली। स्पिरिट सिटी के एक रेस्टोरेंट की खिड़की पर खड़ा यू शियाओगांग टकटकी लगाए स्पिरिट हॉल की तरफ देख रहा था। दिन में बीबी डोंग ने कहा था कि वो पोप से मिलकर दोनों के साथ भागने की इजाजत मांगने जा रही है। उसे तभी से यह आइडिया ठीक नहीं लग रहा था। वो तो सोच रहा था कि बीबी डोंग को चुपचाप अपने ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन ले जाएं, ताकि बाप को भी दिखा सके कि वो कैसी कमाल की बहू ढूंढ कर लाया है। लेकिन 12 घंटे बीत चुके थे और कोई अता पता नहीं था। यू शियाओगांग की धड़कनें तेज थीं। वो खुद को तसल्ली दे रहा था कि अगर भेद खुल गया होता तो अब तक वो जेल में सड़ रहा होता। कोई खबर न आना ही अच्छी खबर है। पेट में चूहे कूद रहे थे तो वो नीचे खाना मांगने गया, पर मैनेजर ने कहा कि राशन खत्म हो चुका है। मजबूरन उसे खाना ढूंढने बाहर निकलना पड़ा। जैसे ही वो पास की एक अंधेरी गली में मुड़ा, एक लड़की बदहवास हालत में भागती हुई आई। उसके पीछे 3 गुंडे गंदी हंसी हंसते हुए आ रहे थे। बाबूजी बचा लो! लड़की का पैर फिसला और वो सीधे उसके पैरों में गिर पड़ी। आंसुओं से भीगा उसका मासूम चेहरा देखकर यू शियाओगांग का खून खौल उठा। उसने लड़की को अपने पीछे किया। फिक्र मत करो देवी जी, जब तक मैं हूं तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तीनों गुंडों ने लंबी तलवारें निकाली और अकड़ में उसे दफा होने को कहा। यू शियाओगांग हल्के से मुस्कुराया। उसकी पीठ के पीछे 2 पीले रंग की स्पिरिट रिंग्स चमक उठी। कुछ ही पलों में तीनों गुंडे मार खाकर नाक मुंह सुजाए घुटनों पर आ गए और माफी मांगते हुए दुम दबाकर भाग निकले। लड़की की आंखों में उसके लिए पूरी इज्जत और दीवानापन साफ झलक रहा था। लड़की ने रोते रोते कहा कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसका यह मासूम और लाचार चेहरा देखकर यू शियाओगांग का दिल पिघल गया और वो उसे अपने साथ कमरे पर ले आया। बगल वाले कमरे में बैठी बीबी डोंग गुस्से से थर थर कांप रही थी। यह सब तुम्हारा किया धरा है। तुमने जानबूझकर उसे फंसाने के लिए जाल बिछाया है। क्यों? जाल से डर लग गया? तुम आराम से मेज से टिके रहे। डर किसको लग रहा है? बीबी डोंग ने मुट्ठी भींच ली। अगर उसे पता न होता कि वो तुमसे नहीं जीत सकती तो अब तक एक मुक्का जड़ चुकी होती। चुप रह, कान लगाकर सुन। तुमने हाथ उठाकर एक बैरियर बना दिया जिससे बगल के कमरे की आवाजें शीशे की तरह साफ आने लगीं। दरवाजे पर खटखट हुई। यू शियाओगांग ने दरवाजा खोला तो देखा लड़की भीगे बालों के साथ सामने खड़ी थी। जैसे ही उसका हाथ लड़की की कलाई से छुआ, उसकी सांसें तेज हो गईं। लड़की की आंखों में आंसू देखकर बची खुची झिझक भी हवा हो गई। उसने तुरंत उसे बाहों में उठाया और सीधे बेड पर ले गया। बगल के कमरे में बीबी डोंग का चेहरा गुस्से से पहले लाल, फिर काला और आखिर में एकदम पीला पड़ गया। उसकी स्पिरिट रिंग्स झटके से चमक उठीं और वो वहां घुसने ही वाली थी कि तुमने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम्हारे जबरदस्त प्रेशर ने उसे एक झटके में वहीं फ्रीज कर दिया। मुझे छोड़ो! बीबी डोंग की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। आवाज में कत्लेआम मचाने वाला गुस्सा था। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारा लहजा एकदम शांत था। तुझे यह नहीं सुनना कि उसके दिल में तेरी क्या औकात है? बगल के कमरे में हलचल थमी और लड़की की नखरे भरी आवाज आई। इसके तुरंत बाद यू शियाओगांग का घमंड से भरा लहजा साफ सुनाई दिया। तुझे पता भी है तेरा मर्द स्पिरिट हॉल की होली मेडन का होने वाला पति है? सच्ची? मेरे पतिदेव तो बहुत भारी निकले, और नहीं तो क्या, बस थोड़े से पैंतरे फेंके और वो मुझ पर लट्टू हो गई। यू शियाओगांग बड़े हल्के अंदाज में बोला। उसे पटाना तो बस मेरे बाप को अपनी काबिलियत दिखाने का जरिया था। मेरे दिल में तो सिर्फ तू ही बसती है। बात खत्म होते ही फिर से वही आवाजें आने लगीं। बीबी डोंग बुत बनकर खड़ी रह गई। उसका पूरा बदन बर्फ सा ठंडा पड़ गया और कानों में साए साए होने लगी। 50,000! तुमने मन ही मन हिसाब लगाया और बिना सोचे मॉल खोलकर अपनी पहली 4 स्पिरिट रिंग्स को सीधा 50,000 साल पर अपग्रेड कर दिया। जिस्म में बेहिसाब ताकत दौड़ने लगी। तुमने आंखें मूंद कर कुछ पल सांस साधी। जब आंखें खोली तो तुम्हारा ऑरा और ज्यादा भारी हो चुका था। सामने बीबी डोंग की सुर्ख लाल आंखें थीं। जब तुम ध्यान लगा रहे थे, उसने बैरियर तोड़ने की कोशिश की थी, मगर ताकत का फर्क जमीन आसमान का था। सिवाय इसके कि उसके मुंह से थोड़ा खून निकल आया। कुछ नहीं हुआ। मुझे जाने दो, मैं उस धोखेबाज को जान से मार डालूंगी। बीबी डोंग की आवाज फटी हुई थी। उसकी आंखों से बेकाबू नफरत टपक रही थी। उसे मारना तो बस एक पल का सुकून है। तुमने उसे ठंडी नजरों से देखा। वो जिंदगी भर इस जिल्लत में घुटता रहे। क्या ये ज्यादा मजेदार नहीं होगा? वो अभी हुस्न के मजे लूट रहा है। इसे तुम जिल्लत कह रहे हो? तुम हल्के से मुस्कुराए और दीवार पर 3 बार छोटा और 1 बार लंबा नॉक किया। पलक झपकते ही दरवाजा खुला और वही नाजुक सी लड़की अंदर आई। उसने झुककर सलाम किया। सुनान की तरफ से प्रिंस को प्रणाम। जैसे ही वो भारी मर्दाना आवाज गूंजी, बीबी डोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस शख्स ने सिर उठाया तो गले पर साफ साफ एडम्स एप्पल नजर आया। वो कोई नाजुक लड़की नहीं बल्कि जनाना कपड़े पहने पूरा मर्द था। इसकी स्पिरिट इल्यूजन वाली है। यह सोल ग्रैंड मास्टर लेवल का है। तुमने बीबी डोंग का उड़ता हुआ रंग देखकर कहा, यू शियाओगांग तो ठहरा सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर, वो खाक पकड़ पाता। बीबी डोंग सन्न रह गई। चेहरा कभी पीला कभी नीला पड़ रहा था और पेट में उल्टियां सी महसूस हो रही थीं। जाओ, अपने बाबूजी की अच्छे से सेवा करो। सुनान हुक्म मानकर निकल गया। काफी देर बाद बीबी डोंग की आवाज वापस लौटी। तुम हद से ज्यादा घटिया हो। घटिया? तुमने भौहें तानी। शर्त तूने मानी थी, बंदी उसने खुद चुनी। इसमें मेरा क्या कसूर? तुम आराम से कुर्सी पर टिक गए। जा, एक बाल्टी पानी ला और मेरे पैर धो।
बीबी डोंग को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तुम मुझसे अपने पैर धुलवाओगे? क्यों? शर्त हार कर मुकरने का इरादा है, तुमने सीधे लहजे में कहा। या फिर स्पिरिट हॉल का पुराना सारा कर्जा अभी चुकता करना है? कमजोरी पकड़ी जा चुकी थी। बीबी डोंग ने दांत भींचते हुए बेमन से पानी का इंतजाम किया। नीचे बैठकर बिना मन के 2 बार हाथ मारे और पहुंचकर तुरंत उठने लगी। तुमने उसके तेवरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार होली मैडन से सीधा पर्सनल नौकरानी का झटका लगा था। टाइम तो लगेगा ही, मैं सो रहा हूँ। तुम लेट गए और पर्दे के पीछे से आवाज आई, यहीं खड़े होकर पहरा दे ताकि काम पड़ने पर मुझे आवाज न लगानी पड़े। स्पिरिट हॉल लौटते वक्त बीबी डोंग बार बार तुम्हें तिरछी नजरों से देख रही थी, रास्ते भर घूर ही रही है। अब समझ आया कि मैं तेरे यू शियाओगांग से ज्यादा हैंडसम हूँ? बीबी डोंग ने नाक सिकोड़ी। जब तक मैं सुअर न बन जाऊं तब तक तुमसे प्यार करने का सवाल ही नहीं उठता। चलो। जान में जान आई। तुमने छाती पर हाथ रखकर ऐसे राहत की सांस ली जैसे बहुत बड़े खतरे से बचे हो। बीबी डोंग गुस्से में दांत पीसने लगी। तमीज भूल गई क्या? मुझे क्या बुलाना था? प्रिंस। बाकी रास्ता खामोशी में कटा। दोनों पोपल पैलेस पहुंचे। अंदर कदम रखते ही देखा कि चियान शुंजी मजे से पोप के सिंहासन पर पसरा हुआ फाइलें देख रहा था। बड़े भाई, शायद भूल रहे हो कि तुम अब पोप नहीं रहे। चियान शुंजी के हाथ वहीं रुक गए। चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आ गई। वो असल में बोर हो रहा था। सोचा कि तुम बाहर हो तो थोड़ा काम निपटा दे, पर रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने सिर उठाकर तुम्हारे पीछे बीबी डोंग को देखा तो उसका मूड तुरंत खराब हो गया। मोचेन, तूने इस औरत को अभी तक अपने पास क्यों रखा है? मैं अब प्रिंस की पर्सनल मेड हूँ। बीबी डोंग ने गर्दन तानकर पर्सनल शब्द पर जानबूझकर जोर दिया, मानो कह रही हो, हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखा। चियान शुंजी की स्पिरिट रिंग्स चमकने ही वाली थीं कि तुमने एक झटके में उसका प्रेशर दबा दिया। भाई, ये कहीं नहीं भाग रही। तुम जाओ और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। चियान शुंजी ने हुंकार भरी और बीबी डोंग को घूरते हुए बोला, अगर तूने मेरे भाई के खिलाफ कोई चाल चली तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बीबी डोंग ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। चियान शुंजी के टैलेंट के हिसाब से वो उसे 5 साल में पीछे छोड़ देती। ऐसे कमजोर बंदे पर टाइम वेस्ट करना बेकार था। चियान मोचेन कुर्सी पर बैठा और कुछ फाइलें पलटीं। उसके माथे पर बल पड़ने लगे। नीचे के ब्रांच वाले भी अजीब थे कि समीर ने कितने नौकर खरीदे जैसी फालतू बातें भी ऊपर भेज रखी थीं। सिर में दर्द होने लगा। इन बेकार के कामों में उलझने से अच्छा था कि अपनी पावर बढ़ाई जाए। जब तक ताकत हाथ में है, स्पिरिट हॉल की हुकूमत भी हाथ में रहेगी। इन सब कागजों के लिए कोई पक्का चमचा चाहिए। उसने साइड में देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। बीबी डोंग कुर्सी खींचकर ठाठ से लेटी हुई थी। बगल में शाही मिठाइयों की प्लेटें सजी थीं। हाथ में कोई नॉवल था और मजे से टांग हिलाते हुए पढ़ रही थी। उसकी जिंदगी तो मोचेन से भी ज्यादा ऐश में कट रही थी। बीबी डोंग बुरी तरह चौंक गई। हाथ की किताब गिरते गिरते बची। आज से ये सारी फाइलें तू संभालेगी। चियान मोचेन ने फाइलों का पूरा ढेर उसकी तरफ सरका दिया। पूरा निपटाकर पहले मुझे चेक करवाएगी, फिर आगे जाएंगी। तेरे पास 3 घंटे हैं, मैं आकर चेक करूंगा। मैं ये सब संभालूंगी। बीबी डोंग की आंखें फटी रह गईं। इससे पहले कि वो बहस करती, चियान मोचेन उठकर सीधे हॉल से बाहर निकल गया। बीबी डोंग फाइलों के उस पहाड़ को देखकर चिढ़ते हुए अपने बाल नोचने लगी। उसने सोचा कि कुछ भी उल्टा सीधा लिख दे, लेकिन फिर चियान मोचेन की चेकिंग की बात याद आते ही उसने दांत पीसे और मजबूरी में एक एक फाइल ध्यान से निपटाने लगी। इधर फाइलों के जंजाल से छूटकर चियान मोचेन सीधा कॉन्सेक्रेशन हॉल पहुंचा। चियान दाओलियू आंखें मूंदे ध्यान में बैठा था। चियान मोचेन सामने जाकर खड़ा हुआ और बिना घुमाए बोला, बापू, बड़े भाई को अब हमारे चियान परिवार के लिए कुछ काम करने का वक्त आ गया है। चियान शुंजी को पोप की कुर्सी से उतारने के बाद उसने सीधे बाप से कहा था कि भाई की ट्रेनिंग की बस इतनी ही औकात है, आगे कुछ खास नहीं होने वाला। लेकिन अगर चियान परिवार का दायरा बढ़ाया जाए तो अगले साल तक आपकी गोद में कम से कम 3 पोते खेल रहे होंगे। चियान दाओलियू के दिमाग में पोते पोतियों की किलकारियां गूंजने लगीं। उसने धीरे से सिर हिलाया और ट्रेनिंग खत्म करके निकले चियान शुंजी को अगले ही दिन सीधा फरमान सुना दिया, कल तेरी रिश्ते की मीटिंग्स हैं। चियान शुंजी का मुंह बन गया। बापू, मुझे अभी अभी नई समझ मिली है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल में टाइटल डॉलुओ बन जाऊंगा। आप 2 साल रुक जाओ। चियान दाओलियू ने एक शब्द नहीं बोला, बस अपने हाथ पैर खोलने लगा। चियान शुंजी ने माहौल भांपते ही हाथ जोड़ लिए। बापू, मैं मान गया, कल जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। नखरे दिखाए तो दिन में 3 बार कुटाई होगी, समझ गया? बापू। अगले ही दिन तुम चियान शुंजी को घसीटते हुए एक हवेली के गेट पर ले आए। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, तुमने उसे अंदर धकेल दिया। भाई, देख लो, पसंद न आए तो तुरंत दूसरी दिखाएंगे। चियान शुंजी संभल कर खड़ा हुआ। सामने कुछ ही कदमों पर एक मुस्कुराती हुई हसीना खड़ी थी। मुंह पर आई सारी गालियां अंदर ही घोंट गया। आधे घंटे बाद चियान शुंजी चेहरे पर लल्लू जैसी मुस्कान लिए बाहर निकला। भाई, जम गई बात? तुमने 2 बार हिलाकर उसे होश में लाया। चियान शुंजी ने हल्का सा खंसते हुए स्टाइल में सिर हिलाया। तुमने ताली बजाई। गजब, जल्दी चलो, अभी दर्जन भर लड़कियां और लाइन में हैं। चियान शुंजी हक्का बक्का रह गया। अबे, जब ये जम गई तो और क्यों? इसके बाद हर हवेली का चक्कर लगा। चियान शुंजी का चेहरा धीरे धीरे सुन्न पड़ गया। उसे लगा जैसे वो कोई बिकाऊ माल हो
जिसे बार बार शोकेस किया जा रहा है। वापसी में तुम लगातार लड़कियों पर उसका फीडबैक मांगते रहे, पर उसका दिमाग इतना चकरा चुका था कि उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। शुंजी को तो तुमने पूरा पागल ही कर दिया। देखती हूँ अपने बाप को क्या मुंह दिखाओगे। बीबी डोंग ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मजे लिए। कोई सीन नहीं, कल शादी होते ही इसका दिमाग लाइन पर आ जाएगा। शादी मेरी? चियान शुंजी एक झटके में होश में आ गया। भाई, आज वाली लड़कियों में कोई ऐसी थी जो पसंद न आई हो? चियान शुंजी ने सीरियस होकर सोचा और सिर हिलाया। नहीं, सब बढ़िया थी। तुमने चुटकी बजाई, बस फिर बात पक्की। आज रात आराम करो, कल खुशखबरी मिलेगी। ओए, तू सच में कल शादी करवा रहा है क्या? पागल है क्या? मेरे भाई की शादी है, ऐसे थोड़े ही निपटा दूंगा। चियान शुंजी को कमरे पर छोड़कर तुम और बीबी डोंग वापस चले। तुम सच में इन सारी लड़कियों से उसकी शादी करवाओगे? मेरा भाई चियान खानदान का बड़ा वारिस है, स्पिरिट हॉल का एक्स पोप है। न किसी से छीना न झपटा, दर्जन भर शादियां कर ली तो क्या आफत आ गई? बीबी डोंग ने तुम्हारे चेहरे की धूर्त मुस्कान देखी तो समझ गई कि फिर कोई खुराफात पक रही है। शर्त लगाते वक्त भी तुम्हारा यही चेहरा था। अगली सुबह तुम फिर कॉन्सेक्रेशन हॉल पहुंचे। बापू, गुड न्यूज, बड़े भाई को कल सारी पसंद आ गई। बहुत बढ़िया, आज ही रिश्ते की बात पक्की करो, कल ही सुहागरात का सीन सेट करते हैं। चियान दाओलियू के चेहरे पर बड़ी मुश्किल से मुस्कान आई। पोते पोतियों के ख्याल से उसका मन हुआ कि शुंजी को अभी हवेली में बंद करे और 1 महीने बाद ही बाहर निकाले। बापू, सब्र रखो, मेरे प्लान से चलो। बाकी सेक्ट्स ने सालों से सिर्फ माल दबाया है, इस बार उनसे जमकर शगुन वसूलेंगे। बस इसमें आधा महीना खिंच जाएगा, लेकिन फिक्र मत करो, भाभियों के लिए तगड़ा जुगाड़ है मेरे पास। तुमने एक शीशी निकालकर हवा में लहराई। ये देखो, ये क्या है? गुड लक पिल्स। गारंटी है कि 6 महीने के अंदर सारी भाभियां प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ये सुनते ही चियान दाओलियू मान गया। ठीक है, सब तेरे हिसाब से होगा। सीक्रेट रूम में ध्यान लगा रहे चियान शुंजी को हवा भी नहीं थी कि बाप और छोटे भाई ने मिलकर उसकी जिंदगी का पूरा खाका खींच दिया है। कॉन्सेक्रेशन हॉल से बाहर निकलते ही दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट की हरकतों से यू शियाओगांग का दिल और गुरूर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। 80,000 इमोशन पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला। गांगू भाई मान गए, हमेशा तगड़ा सरप्राइज देते हो। पिछली बार के 50,000 मिलाकर गांगू अकेले 2.5 बीबी डोंग के बराबर पॉइंट्स दे चुका था। तुमने मॉल चेक किया, उस स्पिरिट बोन सेट के लिए अभी 1,20,000 पॉइंट्स कम थे। पर कुछ गड़बड़ है? अभी तो तीसरा ही दिन है। गांगू को तो नशे में धुत होना चाहिए था। इतनी जल्दी होश कैसे आ गया? तुमने तुरंत सुनान को तलब किया। सुनान की आंखें सूजी हुई थीं। साफ था कि अभी अभी रोकर आया है। गांगू की तरफ कोई लोचा हुआ क्या? सुनान ने झिझकते हुए सिर हिलाया। प्रिंस, आपकी दवाई का असर इतना तगड़ा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और डोज बढ़ा दी। पता नहीं कैसे आज सुबह ही उसकी आंख खुल गई। गांगू सलामत तो है ना? एकदम टनाटन है, इन दिनों पूरी सेवा की है। जब मैं निकला तो उसकी आवाज में पूरा दम था। चल ठीक है, जाकर अपना इनाम। लेफ्टिनेंट गांगू ठीक था तो तुम्हारी जान में जान आई। वो तो तुम्हारा परमानेंट इमोशन पॉइंट का ATM था, उसे धीरे धीरे निचोड़ना था। कंफर्म करवा लिया कि वो एकदम ठीक है तो तुमने ज्यादा लोड नहीं लिया। उधर स्पिरिट हॉल के मेन गेट पर यू शियाओगांग ने गार्ड को एक चिट्ठी थमाई। ये होली मेडन तक पहुंचा दो। बिल्कुल, आप VIP लाउंज में बैठिए। गार्ड को पहले से आर्डर थे, उसने इज्जत से बैठाया और ऊपर खबर कर दी। जल्द ही वो चिट्ठी तुम्हारे हाथ में थी। गांगू तो बड़ी जल्दी रिकवर कर गया। तुमने चिट्ठी हवा में लहराई। बीबी डोंग, तेरे आशिक का खत आया है, देखना है? बीबी डोंग ने फाइलों के ढेर से मुंह उठाया और सीधा बोली, दफा हो जाओ। गांगू के सच्चे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। तुमने अफसोस जताते हुए बिना छुपाए चिट्ठी खोली और सरसरी नजर डाली। यू शियाओगांग मक्खन लगाने में वाकई उस्ताद था। पुरानी वाली बीबी डोंग होती तो अब तक आंसू बहा रही होती। जब बीबी डोंग ने आखिरी फाइल निपटाई, तुमने कहा, चल गांगू से मिलने चलते हैं। तुझे अपनी भड़ास नहीं निकालनी? बीबी डोंग पहले तो गाली देने वाली थी, क्योंकि तुमने सारा काम उस पर थोप कर खुद ऐश की थी और वो कई दिनों से इसी हॉल में सड़ रही थी। लेकिन जैसे ही गांगू से बदला लेने की बात सुनी, उसका मूड एक सेकंड में बदल गया। उसने तुम्हारी बाह पकड़ी और खींचते हुए बोली, चलो अभी चलो। तुम खींचते हुए आराम से बोले, गांगू का दिल एक बार फिर तोड़ना चाहती है? अब क्या नया कांड करने वाले हो? बीबी डोंग ने शक से देखा। तुमने हाथ फैलाए। अरे मैं तो शांति प्रिय बंदा हूँ। बीबी डोंग ने मुंह बनाया। मजाक छोड़, अगर उसे पूरी तरह बर्बाद देखना है तो वहाँ जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस नौटंकी के बदले मेरा कर्जा कम करना पड़ेगा। बीबी डोंग ने तुरंत डील रखी। उस पुरानी शर्त में तुमने उसकी सारी देनदारी को 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स के कर्ज में बदल दिया था और वो हर रोज काम और ट्रेनिंग के अलावा बस यही सोचती रहती थी कि यह कर्जा कैसे उतरेगा। अच्छी एक्टिंग की तो सीधा 1000 गोल्ड कॉइन्स कम। बोल, क्या कहती है? डील पक्की? दोनों लाउंज के बाहर पहुंचे। अंदर से इधर उधर टहलने की बेचैन आवाजें आ रही थीं। तुमने बीबी डोंग का हाथ थामा और इशारा किया कि पहले वो अंदर जाए। बीबी डोंग ने दरवाजा खोला। यू शियाओगांग की नजरें तुरंत उस पर पड़ी। अपनी ड्रीम गर्ल को सामने देखकर वो झटके से खड़ा हुआ और डोंगेर चिल्लाते हुए लपक कर हाथ पकड़ने आगे बढ़ा। बीबी डोंग का पूरा मेकअप देखकर यू शियाओगांग के अंदर का कीड़ा जाग उठा। उसे लगा कि वो खास उसके लिए सज संवर कर आई है। उसकी डोंगेर अब भी सिर्फ उसी की है, लेकिन वो बीबी डोंग की आंखों में भरी घिन नहीं देख पाया। हाथ आगे बढ़ते ही बीबी डोंग एक कदम पीछे हट गई। डोंगेर? यू शियाओगांग एकदम हैरान और टूटा हुआ सा दिखा। गांगू,
डोंगेर बोलने की तेरी औकात नहीं है। तब जाकर यू शियाओगांग की नजर बीबी डोंग के ठीक पीछे खड़े तुम पर पड़ी और फिर दोनों के एक दूसरे में फंसे हाथों पर। तू कौन है बे? तेरी हिम्मत कैसे हुई डोंगेर का हाथ पकड़ने की? यू शियाओगांग गुर्राया। तुमने बस एक ठंडी हुंकार भरी। टाइटल डोलुओ का बेहिसाब प्रेशर ऐसा फटा कि यू शियाओगांग सीधा घुटनों के बल जमीन पर जा गिरा। डोंगेर, सिर्फ तेरी खातिर इसकी इस गुस्ताखी को माफ कर रहा हूँ। आखिरी बार। तुमने बीबी डोंग की तरफ पूरा आशिकों वाला चेहरा बनाकर देखा। बीबी डोंग ने मन ही मन आंखें घुमाई। बड़ा आया, खुद को पंगे लेने हैं और नाम मेरा लगा रहा है। यू शियाओगांग जमीन से उठा, उसका सिर चकरा रहा था। नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। सामने वाला लौंडा उससे मुश्किल से 1 आध साल बड़ा लग रहा था, पर सीधा टाइटल डोलुओ, और वो खुद साला लेवल 29 ग्रैंड मास्टर पर अटका हुआ था। कुएं के मेंढक को आसमान नापने का शौक चढ़ा है। तुमने सर्द आवाज में कहा। आज डोंगेर ने पैरवी की, इसलिए तुझे आखिरी बार मिलने दिया। आगे से इस पर नजर भी डाली तो तेरे पूरे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का नामो निशान मिटा दूंगा। यू शियाओगांग का पूरा बदन कांप उठा। डोंगेर, क्या तू हमारी कस्में भूल गई? 5 दिन पहले तो तू खुशी खुशी कह रही थी कि पोप से अपने रिश्ते की बात करने जा रही है। वो डूबते को तिनके का सहारा ढूंढते हुए गिड़गिड़ाया। डोंगेर, सच बता, क्या इसने तुझे ब्लैकमेल किया है? मैं अभी अपने बाप को चिट्ठी लिखता हूँ, वो खुद आकर पोप से हिसाब मांगेंगे। तुम बड़े मजे से ये ड्रामा देख रहे थे। गांगू का मंजनू वाला रोल वाकई कड़क था। तुमने हाथ बढ़ाकर बीबी डोंग को कमर से खींचकर सीने से लगा लिया। उसके कान के पास झुककर फुसफुसाए, तेरी बारी है मेरी नौकरानी, पता है ना क्या बोलना है? बीबी डोंग के कान हल्के लाल पड़े। उसने अपनी हथेलियों में नाखून गड़ाकर खुद को संभाला, फिर नजरें उठाकर यू शियाओगांग की तरफ देखा और एक ही झटके में उसकी बची खुची उम्मीदों का कचरा कर दिया। मोचेन और मैं सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तेरे साथ तो बस टाइम पास चल रहा था। आगे से यहाँ मुंह मत दिखाना। मैं गार्ड्स को बोलकर तेरा पास कैंसिल करवा रही हूँ। बोलते ही उसने तुम्हारा हाथ खींचा और बिना पीछे मुड़े तेजी से बाहर निकल गई। जाते हुए दोनों की पीठ देखकर यू शियाओगांग की आंखों में बदले की आग भड़क उठी। आज की इस बेइज्जती का बदला मैं ब्याज समेत लूंगा। वो रोता पीटता बेहाल होकर स्पिरिट हॉल से बाहर निकल गया। तुम उसकी जाती हुई पीठ देखकर मजे से मुस्कुराए। होस्ट की वजह से बीबी डोंग शर्म और गुस्से से तिलमिला गई। 3000 पॉइंट्स मिले। होस्ट की वजह से यू शियाओगांग का दिमाग पूरी तरह सनक गया। 1 लाख पॉइंट्स का बम्पर रिवॉर्ड मिला। मान गए गांगू, आते जाते भी इतना बड़ा गिफ्ट दे गया। पुराने पॉइंट्स और बीबी डोंग व चियान शुंजी के छुट्टे मिलाकर अब तुम्हारे खाते में पूरे 2,30,000 पॉइंट्स जमा हो चुके थे। सिस्टम मॉल में 30,000 साल वाले स्पिरिट बोन सेट का सबसे सस्ता रेट 2,50,000 था। बस 20,000 की कसर थी। बीबी डोंग का गांगू से मोहभंग हो चुका था तो उससे तुरंत ज्यादा रस नहीं निकलने वाला था। गांगू पर भी अभी अभी ट्रिपल अटैक हुआ था तो उसे भी थोड़ा सांस लेने का टाइम देना जरूरी था। हिसाब लगाया तो सिर्फ एक ही मुर्गा बचा था। चियान शुंजी, छोटे भाई की पावर बढ़ाने के लिए अगर बड़ा भाई थोड़ी कुर्बानी दे भी दे तो क्या ही बुराई है। अगली सुबह तुम सीधा चियान शुंजी के पास पहुंचे और नई खबर फोड़ी। क्या मुझे 10 शादियां करनी पड़ेंगी? तुमने एकदम भारी चेहरा बनाया। भाई, ये बापू की दिली ख्वाहिश है। उनकी उम्र हो चली है, शायद ये उनकी आखिरी तमन्ना हो। तुम मना तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं, जब बापू का हुक्म है तो मैं तैयार हूँ। बस फिर बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम बस दूल्हा बनने की तैयारी करो। शुंजी को सेट करके तुम तुरंत कॉन्सेक्रेशन हॉल में चियान दाओलियू के पास पहुंचे। बापू, बड़े भाई की ख्वाहिश है कि शादी एकदम धूमधाम से हो। सिर्फ स्पिरिट सिटी के लोगों से काम नहीं चलेगा। उसका कहना है कि दोनों एम्पायर्स, अपर 3 और लोअर 4 सेक्ट्स, सबको बुलाकर तगड़ा जलसा किया जाए। सीधे सीधे बोल, तू क्या खुराफात सोच रहा है? चियान दाओलियू ने आंखें घुमाई। शुंजी के दिमाग की औकात वो अच्छे से जानता था। उसमें इतना दिमाग होता तो गद्दी से न उतरता। बापू, कसम से भाई का ही आइडिया है। वो आपसे कहते हुए झिझक रहा था तो मुझे भेजा। तुमने पहले तो मासूम बनने की एक्टिंग की, फिर बाप का अविश्वास देखकर हंस पड़े। अरे वाह बापू, आपकी नजरें तो कमाल हैं। खुद सोचो, स्पिरिट हॉल के पोप की शादी है तो बाकी सेक्ट्स को करोड़ों का शगुन नहीं लाना पड़ेगा। तेरे भाई की गद्दी तो तू पहले ही छीन चुका है। मैंने सिर्फ पावर ली है बापू। दुनिया के सामने और कागजों में भाई ही अब भी पोप है। तुमने सीना ठोक कर कहा, भाई की शादी जिंदगी में एक ही बार होगी तो वो लोग एक बार का शगुन तो रोध होकर दे ही देंगे। भाई भले एक है पर भाभियां तो 10 है ना। चियान दाओलियू पूरा खेल 1 सेकंड में समझ गया। उसने मुंह फेर लिया। अब यहाँ का करता धरता तू ही है। तुझे अगर शर्म नहीं आती तो जो मर्जी वो नौटंकी कर। थैंक यू बापू, मैं अभी तैयारी करता हूँ। आधे महीने में आपकी बहुएं घर पर होंगी। तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं थी, जेब में आने वाले असली रिसोर्सेज से मतलब था। तुमने तुरंत शादी का सामान मंगाया, रस्मों का खाका खींचा और मेहमानों की लिस्ट फाइनल की। फिर लाल शादी के कार्ड्स का पूरा बंडल लेकर बीबी डोंग के पास पहुंचे। मैं अभी अभी फाइलों से छूटी हूँ, तुम फिर आ गए। कार्ड्स का ढेर देखकर बीबी डोंग भड़क कर टेबल ठोकते हुए खड़ी हो गई। उसे लगा कि इसे सिर्फ उसी की जान लेने में मजा आता है। एक कार्ड लिखने के 100 गोल्ड कॉइन्स कट। 200, डील डन। तुमने सिर हिलाया और बीबी डोंग का रंग तुरंत बदल गया। वो एकदम मक्खन वाले अंदाज में बोली, प्रिंस बैठिए ना, कौन सी चाय लेंगे? डोंगेर अभी बनाकर लाती है।
चाय छोड़, पहले ये सारे कार्ड निपटा, तुरंत भेजने हैं। बीबी डोंग ने लिस्ट देखकर लिखना शुरू किया, पर पहला कार्ड लिखते ही उसका माथा ठनका। तुम चियान शुंजी की एक साथ 10 शादियां करवा रहे हो? हाँ तो एक साथ निपटाएंगे तो माहौल बनेगा, अलग अलग करने में झंझट बहुत है, ऊपर से सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। मैं अपने भाई के घर में क्लेश नहीं चाहता। तुमने ऐसे कहा जैसे भाई की गृहस्थी की सबसे ज्यादा चिंता तुम्हें ही हो। बीबी डोंग ने पास आकर तुम्हारी कोहनी पर हाथ मारा, आंखों में गजब की उत्सुकता थी। सच बताओ, उन सारे सेक्ट्स को कैसे निचोड़ने का प्लान है? निचोड़ना क्या होता है? चियान खानदान का बड़ा वारिस स्पिरिट हॉल का पोप शादी कर रहा है, उन्हें बुलाना तो हमारे एहसान की बात है। तो फिर तुमने मुझसे सारी भाभियों के नाम अलग अलग कार्ड्स पर लिखने को क्यों कहा? बीबी डोंग की हिम्मत अब काफी खुल चुकी थी। बीबी डोंग की हिम्मत अब काफी खुल चुकी थी। वो तुम्हारी रग रग पहचान गई थी। जब तक स्पिरिट हॉल से गद्दारी न हो और वो चुपचाप कर्जा उतारती रहे, तुम उसे बेवजह तंग नहीं करने वाले थे। नॉर्मल शादी में बंदा चाहे 100 बीवियां ले आए, कार्ड तो एक ही जाता है। तुम्हारा अलग ही सीन है, पूरे 10 कार्ड लिखवा रहे हो। अरे मैंने कहा ना, बराबरी का हक पहली भाभी को मिला तो बाकी भाभियों को भी तो मिलना चाहिए। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो सारे सेक्ट्स सिर्फ एक ही गिफ्ट लेकर आ जाएंगे? गेट पर बंदा बिठाकर माइक पर अनाउंसमेंट करवाऊंगा, जिसकी बिना गिफ्ट के आने की हिम्मत हो वो भरी महफिल में अपनी बेइज्जती करवा। लेफ्टिनेंट बीबी डोंग की आंखें चमक उठीं। शादी वाले दिन मैं भी चलूंगी। उसका यह जोश देखकर तुम्हें याद आया कि वो भी अभी टीनेजर ही है, मस्ती मजाक की उम्र है। तुमने तुरंत हाँ कर दी। तुमने पहला कार्ड तुरंत एक्सप्रेस डिलीवरी से भिजवाया और बाकी कार्ड्स हर कुछ घंटों के गैप पर भेजे, ताकि 10 कार्ड एक साथ न पहुंचे और हर बार उनका नया बीपी हाई हो। डोलुओ में ट्रांसमिग्रेट होकर टाइटल डोलुओ बनने के बाद जाकर कहीं तुम्हारा नेगेटिव इमोशन सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, इसीलिए तुमने सीधा एक फेम बॉय का जाल बिछाकर यू शियाओगांग के लिए रोमांटिक डेट सेट की। 3 दिन बाद जब सच सामने आया तो गांगू की उल्टियां करते करते जान हलक में आ गई। सिस्टम स्क्रीन पर नंबर्स तेजी से भागे। बीबी डोंग से 50,000, यू शियाओगांग से 1 लाख, और तो और 10 कार्ड देखकर जब ग्रेट एम्परर शुए ये ने माँ बहन की गालियां दी तो वहां से भी 7,000 पॉइंट्स टपक पड़े। खाते में कुल 2,50,000 पॉइंट्स गिनते ही तुमने बिना सोचे मॉल से सेराफिम स्पिरिट बोन का पूरा सेट रिडीम कर लिया। फ्यूजन पूरा होते ही तुम्हारे 12 पंखों वाले एंजेलिक स्पिरिट ने ऐसा धमाका किया कि कॉन्सेक्रेशन हॉल का बैरियर उड़ गया। आसमान में चियान दाओलियू ने अपना 1000 मीटर लंबा स्पिरिट अवतार खोलकर तुम्हारा प्रेशर संभाला। बापू, गजब ढा दिया। तुम बाहर निकले। चियान दाओलियू ने तुम्हें देखकर ठहाका लगाया। लेवल 95? हाँ बापू, कमाल कर दिया मेरे शेर। थोड़ी देर और अंदर रहता तो बड़े भाई की शादी मिस कर देता। कितने दिन बचे हैं? परसों ही है। चलो, बच गए। शादी वाले दिन पूरी स्पिरिट सिटी लाल लालटेन से पट गई। गेट से लेकर हॉल तक जश्न का माहौल था और आम जनता नए कपड़ों में घूम रही थी। ग्रेट एम्परर शुए ये जब वेन्यू पर पहुंचे तो गेट पर खड़े स्पिरिट मास्टर ने मुस्कुराकर गिफ्ट्स रजिस्टर करने का इशारा किया। उसके पीछे खड़े बंदे ने स्पिरिट पावर के दम पर ऐसा लाउड अनाउंसमेंट किया कि सारा शोर दब गया। ग्रेट एम्परर शुए ये की तरफ से लेडी युए के लिए 1000 साल पुराना स्नो लोटस। ग्रेट एम्परर शुए ये की तरफ से लेडी मिंग के लिए 1000 साल पुराना गोल्डन पर्ल। लगातार अपनी जेब कटने की आवाजें सुनकर एम्परर ने दिल पर पत्थर रख लिया और फटाफट गिफ्ट्स की लिस्ट बढ़ा दी ताकि साम्राज्य की थू थू न हो। वो तो अंदर चले गए, पर पीछे खड़े क्लियर स्काई क्लैन वालों के पसीने छूट गए। स्पिरिट हॉल वाले कितने चालू हैं, नाम अनाउंस कर रहे हैं। पिताजी, अब क्या करें? क्लैन लीडर तांग शियाओतियान ने तुरंत भांप लिया कि जो गिफ्ट्स वो लाए थे उससे तो क्लैन की इज्जत कौड़ियों के भाव बिक जाएगी। इस बार जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। शियाओ, हाओ, तुम दोनों तुरंत 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन के मास्टर मिंग के पास जाओ और हमारे गिफ्ट्स अपग्रेड करवा कर लाओ। बड़े भाई, इस वक्त तो वो हमें जमकर लूटेगा, 7वें एल्डर ने टोका। तांग शियाओतियान ने घूर कर देखा। मुझे नहीं पता क्या, पर उनके अलावा तुरंत इतनी तगड़ी चीजें किसके पास मिलेंगी? उसने बेटों को समझाया, तमीज से बात करना। अगर उसने ज्यादा चूना लगाने की कोशिश की तो मुझे बताना, मैं भी देखता हूँ कि वो मेरा क्लियर स्काई हैमर कैसे झेलता है। तांग शियाओ और तांग हाओ तुरंत भीड़ में निकल गए। उधर ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का यू युआनझेन भी टेंशन में था। उसके गिफ्ट्स एम्परर के मुकाबले बहुत हल्के थे। वो एल्डर्स से बात कर ही रहा था कि एक रईस व्यापारी सामने आया और बोला कि उसके पास दुर्लभ जड़ी बूटियों का पूरा स्टॉक है। दाम बोल। 1000 साल पुरानी बैम्बू ग्रास, एक डंडी 50,000 गोल्ड कॉइन्स या बराबर का माल। साले, ये नॉर्मली 35,000 की मिलती है। डकैती डाल रहा है क्या? क्लैन के लौंडे भड़क गए। मर्जी आपकी है जनाब, कोई जबरदस्ती नहीं। व्यापारी मुस्कुराया। यू युआनझेन ने सबको शांत किया और माल देखने एक प्राइवेट रूम में गया। लकड़ी का डिब्बा खुला, माल एकदम खरा था, बस रेट 2 गुना था। रूम में उस व्यापारी के बंदे लेवल 70 से भी नीचे के थे। यू युआनझेन के मन में लूटने का ख्याल आया ही था कि बगल वाले कमरे से एक खौफनाक नजर उस पर आ टिकी। टाइटल डोलुओ की पावर धरी की धरी रह गई। वो चींटी जैसा बेबस महसूस करने लगा। हम खरीद रहे हैं, यू युआनझेन ने घबरा कर कहा। प्रेशर तुरंत गायब हो गया। घर वालों ने सवाल करना चाहा तो उसने आंखें दिखाकर चुप करा दिया। व्यापारी ने बाकी सेक्ट्स को भी इसी तरह चूना लगाया। बढ़िया काम किया, ये गोल्डन ग्रास तेरी हुई। व्यापारी शुक्रिया अदा करके निकल गया। कमरे में सिर्फ तुम और चियान दाओलियू बचे। तूने मुझे उस बूढ़े ड्रैगन को डराने के लिए बुलाया था? बापू आपके इलाके में आकर सीनाजोरी कर रहे थे। आप दर्शन न देते
तो ये स्पिरिट हॉल को हल्के में ले लेते। तुमने रिंग घुमाते हुए पैसों का सही इस्तेमाल सोचा। बापू, शादी के बाद भाई को कुछ दिन बाहर के काम संभालने दो ना। अब तू कहाँ गायब होने की फिराक में है? अरे बापू, सब स्पिरिट हॉल की भलाई के लिए है। मुझे एक ऐसी जादुई जगह का पता है जहाँ की जड़ी बूटियों से भाई 1 साल में टाइटल डॉलुओ बन जाएगा और उसका स्पिरिट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। सच में? बापू, मेरी आंखों में देखो, क्या दिख रहा है? आंखों का कीचड़ साफ नहीं किया तूने। तुम गिरते गिरते बचे। सच्चाई है बापू, एकदम प्योर सच्चाई। सोचो, भाई का स्पिरिट अपग्रेड हुआ तो आने वाले सारे पोते पोतियां पैदाइशी सुपर टैलेंटेड होंगे। जब चियान खानदान के 10-12 टाइटल डॉलुओ एक साथ निकलेंगे तो क्या भौकाल होगा। चियान दाओलियू ने तुम्हें ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो। उसे इतने डॉलुओं की जरूरत नहीं थी, वो अकेले ही पूरा कॉन्टिनेंट हिलाने का दम रखता था। उसकी बस एक तमन्ना थी कि कोई एंजल 9 ट्रायल्स पास कर लेफ्टिनेंट चल। ठीक है, तेरे भाई को कुछ दिन कुर्सी पर बैठने दूंगा, पर अगर तू खाली हाथ लौटा तो तेरी जमकर कुटाई करूंगा। बेफिक्र रहो बापू। चियान दाओलियू हॉल की तरफ चला गया। तुम बीबी डोंग को लेकर भीड़ में जाकर बैठ गए और मजे से पॉपकॉर्न चबाते हुए चियान शुंजी और उसकी 10 दुल्हनों का तमाशा देखने लगे। अपने भाई की शादी में आगे खड़े होने के बजाय यहाँ पीछे क्यों बैठे हो? सब सेट कर दिया है, कल ही चेक किया था। क्या मेरी थोड़ी सी शांति भी बर्दाश्त नहीं हो रही? शांति? बीबी डोंग ने ताना मारा। सुअर भी तुमसे ज्यादा मेहनत करता होगा। मैं स्पिरिट हॉल के फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूँ। दिमागी काम में ज्यादा दम लगता है। अब बस तांग भाइयों और आह यिन का लव ट्रायंगल सेट करना है, वहां से पॉइंट्स की बारिश होगी। तुम अभी मुझे किस नजर से देख रहे थे? बीबी डोंग ने अचानक पूछा। भाई की शादी निपटते ही तुझे कुछ दिन की छुट्टी दूंगा, जाना चाहे तो। नहीं चाहिए। तुम इतने शरीफ कब से हो गए? बीबी डोंग ने पूरे शक से देखा। चल, नहीं चाहिए तो भाड़ में जा। चाहिए, क्यों न लूं, मेरा हक बनता है। बातचीत के बीच ही शादी की रस्में शुरू हो गईं। चियान शुंजी अपनी 10 दुल्हनों के साथ रेड कारपेट के आखिर में पहुंचा। चियान दाओलियू ऊपर की गद्दी पर बैठा मुस्कुराते हुए चाय का घूंट ले रहा था। नीचे खड़े मेहमानों ने जैसे ही चियान दाओलियू को देखा, कितनों के तो रंग उड़ गए। 30 साल बाद सामने आए इस पुराने पोप का लिमिट डोलुओ वाला रुतबा सबकी सोच से कोसों आगे था। अपर 3 सेक्ट्स वाले फौरन समझ गए, जब तक ये बूढ़ा जिंदा है स्पिरिट हॉल से पंगा लेने की सोचना भी मत। क्लियर स्काई क्लैन की टेबल पर तांग शियाओतियान की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपने लोगों को वार्निंग दी, गांठ बांध लो, बाहर चक्कर काटते वक्त गलती से भी स्पिरिट सिटी में कोई बकचोदी मत करना। बड़े भाई, क्यों? हमारा क्लियर स्काई हैमर तो दुनिया का नंबर 1 टूल स्पिरिट है। सब चुप रहो। तांग शियाओतियान ने सबको घूरते हुए डांटा। चियान दाओलियू और तुम्हारे दादा तांग चेन दोनों लेवल 99 लिमिट डोलुओ हैं। एक लिमिट डोलुओ 100 आम टाइटल डोलुओ पर भारी पड़ता है। क्या हमारे पास 100 डोलुओ हैं? तो क्या हम हमेशा स्पिरिट हॉल से दबकर रहेंगे? 7वां एल्डर चिढ़ गया। नहीं, पिताश्री और चियान दाओलियू का पुराना वादा है, जब तक वो पिताश्री को हरा नहीं देता तब तक वो हमारे क्लैन पर खुद हाथ नहीं उठाएगा। ये सुनकर बाकी लोगों की जान में जान आई। शादी के तीसरे दिन तुमने अय्याशी में डूबे चियान शुंजी को कॉलर से पकड़ा और सीधा पोप की गद्दी पर पटक दिया। भाई, अब आगे का तू संभाल, मैं जरा बाहर का चक्कर मार कर आता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तुम गायब हो चुके थे। बीबी डोंग, चल, तुझे घुमाने ले चलता हूँ। इसे तुम घूमना कहते हो? बीबी डोंग ने बाहर खड़े गार्ड्स की पूरी पलटन देखकर सिर पकड़ लिया। ऐसे कौन घूमने निकलता है? मैं अभी ऑफिशियली पोप हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो स्पिरिट सिटी में रायता फैल जाएगा। तेरी हिफाजत के भरोसे तो नहीं बैठ सकता ना। तुमने आंखें घुमाई। तू खुद टाइटल डोलुओ है, तुझे कौन मारेगा? वो बात अलग है। हर छोटे काम में खुद हाथ डालूंगा तो मेरा स्वैग कहाँ जाएगा? दिमाग में कुछ 100 इमोशन पॉइंट्स का बैलेंस चेक करते हुए तुमने बाहर मुंह निकालकर हाँक लगाई। यूए गुआन, गुई मेई, गाड़ी तेज भगाओ, आज रात सनसेट फॉरेस्ट में डेरा डालना है। ऊपर बैठे दोनों लवबर्ड्स गॉड किंग्स सिर्फ अपनी आशिकी में मस्त थे। नीचे की दुनिया लावारिस छोड़ रखी थी और अशूरा व सी गॉड खुलेआम सारे नियम तोड़ रहे थे। लेवल 100 वाले नीचे दखल नहीं देंगे का नियम तो मजाक बनकर रह गया था। तांग सान डीप सी डिमन व्हेल किंग को मार पाया और मरने के बाद दोबारा जी उठा। ये सब ऊपर वालों के दिए चीट कोड्स का ही तो नतीजा था। आखिर में जब गेम हारने लगे तो पूरा बोर्ड ही पलटकर स्पिरिट हॉल तबाह कर दिया। जब खेलना नहीं आता तो उतरते ही क्यों हो? यूनिवर्स की टॉप कुर्सी पर ऐसे निब्बा निब्बी बैठना ही सबसे बड़ा ब्लंडर था। एक बार फ्यूचर के तांग सान को ठिकाने लगा दिया, फिर सीधा गॉड रेलम जाकर इन आशिकों के दिमाग का सारा कचरा साफ करना था। 12 घंटे बाद काफिला सनसेट फॉरेस्ट पहुंचा। आधी रात को जंगल में घुस रहे हो, मरने का शौक चढ़ा है क्या? बीबी डोंग ने ताना मारा। मजबूरी है, जो माल ढूंढ रहा हूँ वो रात को ही बाहर निकलता है। बोलते ही तुम बुदबुदाए, मिल गया, और पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गए। बीबी डोंग तुम्हें जाते देख अपनी उंगलियां भींचती रह गईं। तुमने भागते हुए मॉन्स्टर का पीछा किया और उसका पूरा हुलिया देख लिया। गहरे नीले रंग की चमक वाली एक नेदर डेमन स्पाइडर, 6-7 मीटर चौड़ी, 8 टांगों वाली, करीब 46,000 साल की उम्र, सनसेट फॉरेस्ट के टॉप शिकारियों में से एक, जो इस वक्त खौफ से कांप रही थी। अरे छोटू, जब देख ही लिया है तो कहाँ भागेगा? तुम एक झटके में उसके आगे आ खड़े हुए। मकड़ी ने तुरंत काला बैंगनी जहर उगला। तुम्हारी हथेली पर सुनहरी आग चमकी और हल्के से धकेलते ही जहर हवा में गायब हो गया। मकड़ी की 8 आंखें उस आग को देखकर दहशत में आ गईं। वो पलटकर और घने जंगल में भागी। जो मुझे पसंद आ जाए वो छूट नहीं सकता। उंगली का एक इशारा
और आग की लपटों ने रस्सी बनकर उसे जकड़ लिया। मौत सिर पर देख मकड़ी बुत बन गई। मेरे पीछे पीछे चल, कोई चालाकी नहीं, समझा? मकड़ी ने पागलों की तरह सिर हिलाया। तुम आग की रस्सी थामे उसे खींचते हुए कैंप की तरफ बढ़ गए। इधर पेड़ों के गिरने की आवाज सुनकर जैसे ही दोनों एल्डर्स ने अपनी रिंग्स निकाली, मकड़ी की पीठ से तुम्हारी आवाज आई, एल्डर्स, मेरे शिकार पर हमला मत करना। तुम्हें मकड़ी की पीठ पर ठाठ से बैठे देख सबकी सांस में सांस आई। सब ऊपर आ जाओ, ये हमें ले चलेगी। मकड़ी आराम से जमीन पर बैठ गई। सारे स्पिरिट मास्टर्स की आंखें फटी रह गईं। खूंखार नेदर डेमन स्पाइडर को भी पालतू बना लिया। छोटे मालिक का सच में कोई जवाब नहीं? इतनी बड़ी मकड़ी का क्या स्पिरिट हॉल में पेट बनाओगे? बीबी डोंग ने पास आकर पूछा। सीक्रेट है। मकड़ी की सवारी की बदौलत टीम फौरन ठिकाने पर पहुंच गई। तुमने बीबी डोंग को टेंट से बाहर निकाला। चल, तेरी 7वीं स्पिरिट रिंग का जुगाड़ करते हैं। तुम्हें कैसे पता कि मुझे उस दिन उछलती हुई मेरे पास यही रोना लेकर आई थी ना? बीबी डोंग झेंपते हुए बोली। जल्दी चलो फिर। तुमने उसका हाथ पकड़ लिया। सब्र रख, रिंग के लिए अभी इस मकड़ी से डील फाइनल नहीं हुई है। रिंग के लिए भी कोई डील होती है क्या? बीबी डोंग हैरान थी। वो तुम्हारे पीछे मकड़ी के पास पहुंची। नेदर डेमन स्पाइडर, मुझे पता है तेरे अंदर अक्ल है। एक तगड़ी डील है, सुनेगा? मकड़ी ने तुम्हें और फिर बीबी डोंग को देखा और झुककर तुम्हारी आंखों के लेवल पर आ गई। तेरे टैलेंट के हिसाब से तू ज्यादा से ज्यादा 1 लाख साल के दरवाजे तक पहुंचेगा। तेरी प्रजाति की यही औकात है, आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे भी डोलुओ कॉन्टिनेंट में मॉन्स्टर्स गॉड नहीं बन सकते। इंसान का रूप धरने के लिए सारी पावर गंवानी पड़ती है और इंसानों से छुपना पड़ता है। मकड़ी ने चुपचाप सिर हिलाया। यह हर स्पिरिट बीस्ट की मजबूरी थी, लेकिन मेरे पास इस चक्रव्यूह को तोड़ने का तोड़ है। बीबी डोंग, अपना स्पिरिट दिखा। बीबी डोंग के दोनों स्पाइडर स्पिरिट्स देखते ही मकड़ी की 8 आंखें बाहर आ गईं। ये बंदी सिर्फ 17 साल की उम्र में सोल सेंट बन चुकी है। ऊपर से ट्विन स्पिरिट्स हैं। आगे चलकर इसे गॉड की गद्दी पक्की मिलनी है। तू इसके नाम का सैक्रिफाइस दे दे। जब यह गॉड बनेगी तो तुझे सीधे गॉड रेलम ले जाकर दोबारा जिंदा कर देगी। तेरा टैलेंट देखकर यह ऑफर दे रहा हूँ। कोई और जानवर होता तो चीर कर रिंग निकाल लेता। मकड़ी की आंखें कुछ पल टिमटिमाई और फिर उसके बदन से आग की लपटें निकलने लगीं। ये खुद से किए गए सैक्रिफाइस की निशानी थी। उस गर्म आग ने बीबी डोंग को अपनी आगोश में ले लिया। एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस मक्खन की तरह स्मूथ रहा और 7वीं रिंग तैयार हो गई। मकड़ी की पूरी पावर ने बीबी डोंग का लेवल खींचकर सीधा 70 से 73 पर पहुंचा दिया। साथ ही 40,000 साल पुरानी एक लेफ्ट आर्म बोन भी मिल गई। 15 मिनट बाद बीबी डोंग ने आंखें खोली और एकदम सीरियस होकर बोली, मोचेन थैंक यू। उसने मन ही मन पुराना सारा हिसाब किताब माफ करने की सोची। अरे थैंक यू मत बोल, मेरी पर्सनल मेड इतनी कमजोर रहेगी तो बाहर मेरी बेइज्जती होगी ना। बीबी डोंग का खून 1 सेकंड में खौल उठा। वो गुस्से में पैर पटकते हुए टेंट की तरफ निकल गई। अंदर जाकर वो तकिए पर मुक्के लातें बरसाने लगी। जितना सोचती उतना पारा चढ़ता। तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। बीबी डोंग आधी रात को तुम्हारे टेंट में घुस आई और बोली कि दिन भर के सफर से तुम थक गए होगे, इसलिए वो तुम्हें मसाज देकर रिलैक्स करना चाहती है। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को रहने दे यार। बिल्कुल नहीं। बीबी डोंग ने तुम्हें जबरदस्ती आलथी पालथी लगवाकर बिठाया और सीधे कमर के साइड वाले हिस्से पर जोर से नोच लिया। तुम दर्द के मारे उछलने ही वाले थे कि उसने तुम्हें दबाकर वापस नीचे कर दिया। मसाज तो अभी शुरू हुई है, दर्द थोड़ी देर का है। सब आपकी सेहत के लिए है प्रिंस, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। तूने मेरी स्पिरिट पावर सील कर दी? साला चीटिंग कर रही है। बीबी डोंग ने अपने कान के पास से लटें हटाई और मुस्कुराई। प्रिंस, मैं तो अबला नारी हूँ, मुझे चीटिंग वीटिंग नहीं आती। उसने उंगलियों का जोर और बढ़ाया तो तुम्हारे मुंह से चीखें निकलने लगीं। बीबी डोंग के चेहरे पर दबी दबी मुस्कान आई और उसने तुरंत खुद को नॉर्मल किया। टेंट के बाहर खड़े युए गुआन और गुई मेई ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप एक बैरियर बनाकर अंदर की आवाजें बाहर आने से रोक दी। अगली सुबह तुमने जहरीली धुंध से भरी एक घाटी को ढूंढने का आर्डर दिया। दर्जन भर सोल एम्परर लेवल के बंदे अलग अलग दिशाओं में फैले और 2 घंटे से भी कम समय में लोकेशन ढूंढ निकाली। जैसे ही टीम ने घाटी में पैर रखा, अंदर से एक भारी आवाज गूंजी। ये दुगु खानदान का इलाका है, जो भी घुसे हैं चुपचाप पीछे हट जाओ, जान बख्श दूंगा। ये तो ओल्ड पॉइजन की आवाज है, मैं ही निपटता हूँ इससे। युए गुआन हंसा। पहले दोनों सोल डॉलुओ थे तो कोई किसी पर भारी नहीं पड़ता था, पर अब वो टाइटल डॉलुओ बन चुका था। गुई मेई एल्डर, तुम भी साथ जाओ और दुगुबो को जिंदा पकड़ो। गुई मेई तुरंत आगे बढ़ा। प्रिंस का आर्डर है कि इसे अभी के अभी दबाना है। बढ़िया, इसे भी हमारे स्पिरिट फ्यूजन का स्वाद चखाते हैं। दोनों ने हथेलियां मिलाईं। 9 स्पिरिट रिंग्स एक साथ चमक उठी और आसमान में सोने और काले रंग का एक भारी भंवर बन गया। घाटी के अंदर दुगुबो को खतरे की बू आई। उसने तुरंत अपना स्पिरिट अवतार खोला और सैकड़ों मीटर लंबा जेड फॉस्फोर सरपेंट बाहर आ गया। लेकिन सामने वालों को देखते ही उसका रंग उड़ गया। वो पलटा और भागने लगा, पर बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ने एक साथ हुंकार भरी। स्पिरिट फ्यूजन स्किल, 2 पोलर एब्सोल्यूट डोमेन। 200 मीटर के दायरे में पूरा स्पेस एक झटके में फ्रीज हो गया। वो विशालकाय हरा सांप हवा में ही बुत बनकर लटक गया। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ बचा था। ये क्या बला है? हवा में अटके विशाल सांप को देखकर बीबी डोंग के मुंह से चीख निकल गई। स्पिरिट फ्यूजन स्किल, क्राइसेंथेमम और घोस्ट 2 टाइटल डॉलुओ जब हाथ मिलाते हैं तो लिमिट डॉलुओ के नीचे का कोई भी बंदा डोमेन में घुसते ही बेबस हो जाता है। न स्पिरिट स्किल चलती है न पावर। तुमने हाथ हिलाकर इशारा किया
और बंदे हिले बिना पड़े दुगुबो को घसीट कर ले आए। दोनों एल्डर्स ने फ्यूजन हटाया। चेहरे थोड़े पीले पड़ चुके थे। युए गुआन ने सामने आकर ताना मारा, ओल्ड पॉइजन। बड़ी हेकड़ी दिखा रहा था ना, बन गया ना कैदी। दुगुबो ने मुंह बनाया और तुम्हारी तरफ देखा। हार गया तो हार गया, मारना है या काटना है जो मर्जी कर लो। दुगु सीनियर, हम तो आपको स्पिरिट हॉल ज्वाइन करने का न्योता देने आए हैं। अबे ये न्योता देने का कौन सा तरीका है? दुगुबो ने हाथों में बंधी स्पिरिट सप्रेशन हथकड़ियां झंझनाई। युए गुआन डांटने ही वाला था कि तुमने उसे रोक दिया। घर में घुसकर कोई ऐसा ऑफर देगा तो गुस्सा आना तय था, लेकिन जो ऑफर तुम्हारे पास था दुगुबो उसे ठुकरा ही नहीं सकता था। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, किसी के नीचे बंध कर काम करना मुझे रास नहीं आता। रिजेक्ट करने की जल्दी मत करो सीनियर, स्पिरिट हॉल ज्वाइन करो, हम तुम्हारे खानदान के स्पिरिट डिफेक्ट का परमानेंट इलाज करवा देंगे। दुगुबो ने झटके से सिर घुमाया, आंखें फटी की फटी रह गईं। तुझे क्या पता है, उतना जितने से काम बन जाए। तुमने उसे शांत रहने का इशारा किया। जेड फॉस्फोर सरपेंट का जहर ट्रेनिंग के साथ बढ़ता जाता है और हर कुछ महीनों में पूरे बदन में फटता है। आप यहाँ छुपे हो, मतलब अभी अभी उस भयानक दर्द से निपट कर निकले हो। सही कहा ना? दुगुबो के चेहरे पर पहले झटका लगा, फिर घुटन और आखिर में लाचारी आ गई। तू सच में इसे जड़ से ठीक कर सकता है? बिल्कुल। जड़ से खत्म करने के लिए इस घाटी की जड़ी बूटियां चाहिए, पर अभी दबाने का जुगाड़ मैं तुरंत करवा सकता हूँ। अगर यह बात सच निकली तो मैं दुगुबो आज ही स्पिरिट हॉल में शामिल होने को तैयार हूँ। तुमने तुरंत उसकी हथकड़ियां खुलवाईं और सीधे उसके दिमाग में वॉइस ट्रांसमिशन से तरीका समझाया कि जहर को स्पिरिट बोन के अंदर धकेलकर पॉइजन कोर कैसे बनाया जाता है। दुगुबो ने दिमाग में पूरा हिसाब लगाया। तरीका एकदम सटीक था। वो तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। 2 घंटे बाद सारा जहर स्पिरिट बोन में लॉक हो चुका था। हड्डियों के अंदर का पुराना दर्द गायब था। वो पूरी तरह फ्रेश महसूस कर रहा था। दुगुबो की तरफ से पोप प्रिंस को प्रणाम। आज के बाद मेरी जान आपकी हुई। वो सीधे घुटनों के बल बैठ गया। सीनियर, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। ये लो एल्डर टोकन, इसे दिखाकर किसी भी ब्रांच से रिसोर्सेज ले सकते हो। टाइटल डॉलुओ के बराबर की पूरी इज्जत मिलेगी। शुक्रिया प्रिंस। दुगुबो उठा ही था कि युए गुआन मजे लेने पास आ गया। दुगुबो ने उसे इग्नोर किया और तुम्हारी तरफ मुड़ा। प्रिंस, वो बीमारी को जड़ से मिटाने का पक्का तरीका क्या है? तरीका मेरे पास है, पर स्पिरिट हॉल में हर चीज क्रेडिट पर मिलती है। अभी तक आपका कोई योगदान नहीं है। अगर सीधे दे दूंगा तो बाकी एल्डर्स को बुरा लगेगा। दुगुबो समझ गया। प्रिंस, मेरी इस घाटी में जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा बगीचा है। मैं वो पूरा स्पिरिट हॉल के नाम करने को तैयार हूँ। आप देखिए इससे कितना क्रेडिट बन सकता है। चल जाएगा। तुम्हारा चेहरा शांत था, पर अंदर ही अंदर दिल बल्लियों उछल रहा था। इतनी चिकनी चुपड़ी बातों के बाद आखिरकार आइस एंड फायर यिन यांग वेल हाथ आ ही गया। अंदर जाने से पहले तुमने युए गुआन को देखा। ओरिजिनल स्टोरी में उसका रिएक्शन याद आते ही तुमने ऑर्डर दिया, युए गुआन तुम बाहर पहरा दो, गुई मेई एल्डर मेरे साथ अंदर चलेंगे। युए गुआन को समझ नहीं आया, पर उसने हुक्म मान लिया। दुगुबो तीनों को अंदर ले गया। जैसे जैसे आगे बढ़े हवा गर्म होने लगी। चारों तरफ हरी भरी बूटियां खिली थीं। घने कोहरे को चीरते हुए जैसे ही घाटी के बीच का नजारा दिखा, बीबी डोंग के मुंह से निकला, कितना खूबसूरत है। यहाँ तक कि हमेशा चुप रहने वाले गुई मेई की आंखों में भी चमक आ गई। घाटी के ठीक बीचों बीच आइस एंड फायर यिन यांग वेल था। एक्सट्रीम यिन और एक्सट्रीम यांग का संगम। नीचे गॉड किंग लेवल के आइस और फायर ड्रैगन किंग्स के अवशेष दबे थे, जिन्होंने इस जादुई जगह को जन्म दिया था। किनारे पर 20 से ज्यादा बेहद दुर्लभ इमॉर्टल हर्ब्स खिली थीं। एरोमेटिक सिल्क कॉटन, ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास, इन्फर्नल एप्रिकॉट और इमॉर्टल वेलवेट सिल्क वॉर्म। इनमें से एक भी बाहर निकल जाती तो पूरे कॉन्टिनेंट के स्पिरिट मास्टर्स पागलों की तरह टूट पड़ते। तुम्हें पूरा यकीन था कि यह पूरी जगह और ये जड़ी बूटियां ज्यादातर अशूरा गॉड का ही प्री प्लान्ड सेटअप थीं, वरना इत्तेफाक से 2 ड्रैगन यहीं क्यों मरते और इतनी नायाब बूटियां यहीं क्यों उगती। लेकिन अब यह सारा माल स्पिरिट हॉल का था। तुमने सहमे खड़े दुगुबो को देखा और सीरियस होकर बोले, सीनियर, इस जगह की कीमत इतनी ज्यादा है कि इसके बदले सिर्फ बीमारी का तोड़ लेना, मतलब सोने के बदले बासी चावल लेने जैसा है। प्रिंस मजाक कर रहे हैं। मेरी तो सबसे बड़ी तमन्ना बस दुगु खानदान की जान बचाना है। इन सांसारिक चीजों के बदले अगर जान बच जाए तो समझो मेरा ही फायदा हुआ। सच बताऊं तो मैंने खुद इन बूटियों को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, पर एक ही बार में आधी जान चली गई। खजाना सामने था पर अक्ल नहीं थी। जब सीनियर ने यह जगह स्पिरिट हॉल के नाम कर ही दी है तो मेरा फैसला है, इस जगह से होने वाली कमाई का 30% हिस्सा हमेशा दुगु खानदान का रहेगा। और रही बात आपकी बीमारी की, तो उसका तोड़ इस बूटी में है। तुमने सुनहरी ड्रैगन स्केल वाली एक पीली लाल बूटी की तरफ इशारा किया। अर्थ ड्रैगन गोल्डन मेलन, ये ड्रैगन टाइप स्पिरिट्स को इन्वॉल्व कर देती है। स्पिरिट अपग्रेड हुआ तो जेड फॉस्फोर सरपेंट की कमियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। तुमने पका हुआ गोल्डन मेलन तोड़ा। दुगुबो उसे देखते ही कांपने लगा, आंखें भर आईं। पीढ़ियों पुराना अभिशाप खत्म होने वाला था। उसकी पोती की जान बचने वाली थी। इसे सीधा खाया तो सिर्फ एक ही बंदे का काम बनेगा। बहुत है प्रिंस, मेरी इस बूढ़ी हड्डियों को तो दर्द सहने की आदत है। अरे सब्र रखो। तुम मुस्कुराए। अगर इसे मेन इंग्रेडिएंट बनाकर पिल्स बना ली जाएं तो असर कई गुना बढ़ जाएगा। तुमने दर्जन भर बाकी जड़ी बूटियों के नाम गिनाए। दुगुबो ने तुरंत सिर हिलाया और उड़कर सारा सामान ले आया।
तुमने अल्केमी फर्नेस निकाली और बचे खुचे 30,000 पॉइंट्स खर्च करके सिस्टम से पूरा अल्केमी नॉलेज दिमाग में डाउनलोड कर लिया। ज्ञान ऐसे चढ़ा जैसे बरसों का तजुर्बा हो। दुगुबो के सामान लाते ही तुमने भट्टी चालू की। 24 घंटे बाद जब ढक्कन खुला तो 5 सुनहरी गोलियां बाहर तैरने लगी। सीनियर, एक खाकर टेस्ट करो, पूरी बूटी जितना ही असर है इसका। दुगुबो ने बिना झिझक गोली गटक ली। कुछ ही देर में उसके हरे बाल काले होने लगे। पीछे जेड फॉस्फोर सरपेंट उभरा। सांप के सिर पर सींग उगाए और पेट के नीचे 4 पंजे निकल आए। एक जोरदार दहाड़ के साथ सींग पूरी तरह बाहर आ गए और सांप का साइज भी बढ़ गया। अब इसे जेड फॉस्फोर ड्रैगन एम्परर कहना चाहिए। शुक्रिया प्रिंस, आज से दुगु खानदान पूरी तरह चियान परिवार का गुलाम बनने को तैयार है। प्लीज कबूल कीजिए। दुगुबो ने लाल आंखों से घुटने टेक दिए। स्पिरिट पूरी तरह शुद्ध हो चुकी थी। जहर का नामो निशान नहीं था और लेवल भी एक पायदान चढ़ गया था। आखिरकार वो टाइटल डॉलुओ की दहलीज पार कर चुका था। इस एहसान का कोई मोल नहीं था। तुमने आगे बढ़कर उसे उठाया। सीनियर, इतना भारी मत बनो। स्पिरिट हॉल लौटकर कंट्रीब्यूशन सिस्टम लागू होगा। जो चाहिए पॉइंट से रिडीम कर लेना। प्रिंस, मैं लेवल 90 पर पहुंच चुका हूँ। बस एक रिंग की कसर है। अगर इजाजत हो तो शिकार पर निकलूं? जाओ। दुगुबो के जाते ही तुमने परात जितनी बड़ी वेलवेट सिल्क क्राइसेंथेमम तोड़ी और गुई मेई को थमाई। तुरंत युए गुआन को दो और बोलो अभी के अभी खाए। गुई मेई बूटी लेकर हवा में गायब हो गया। सबके जाते ही बीबी डोंग पास आई। हाथ लगाते ही हजारों साल पुरानी बूटी निकाल ली। क्या ये सारी की सारी वैसी ही है? और नहीं तो क्या? तुमने आइस एंड फायर यिन यांग वेल की पूरी हिस्ट्री और एक एक बूटी का नाम काम उसे समझाया और जेड बॉक्स में पैक करने को कहा। ईयरनिंग हार्ट ब्रोकन रेड का जिक्र आते ही बीबी डोंग की नजरों में हलचल हुई। सारा काम मुझसे करवा लिया, खुद क्या करोगे? मैं इस जगह की पावर से अपनी बॉडी और स्पिरिट को तपाऊंगा। ध्यान के दौरान पूरा जोर दवाइयों को पचाने में रहेगा। मेरी सिक्योरिटी तेरे हाथ में है। मदद मांगने का यह कौन सा स्टाइल है? बीबी डोंग ने ताना मारा, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यहाँ से जो पसंद आए एक बूटी तेरी। डील? ये हुई ना बात। बीबी डोंग ने खुश होकर बूटियों पर नजर दौड़ाई। तुम कुंड के किनारे पहुंचे और ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास और इन्फर्नल एप्रिकॉट पर नजरें टिकाईं। एंजेलिक स्पिरिट चमकी। पलक झपकते ही दोनों बूटियां हाथ में थीं। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड और झुलसा देने वाली गर्मी बाहों में चढ़ने लगी। तुमने दोनों को एक साथ निगला और सीधे कुंड में छलांग लगा दी। अंदर घुसते ही दोनों ताकतों का ब्लास्ट हुआ। ऊपर का धड़ बर्फ बन रहा था, नीचे का धड़ लावा। पर कुंड के पानी ने उस तूफानी असर को बैलेंस किया। बाईं तरफ की बर्फ पिघली, दाईं तरफ की जली हुई चमड़ी उतरी और नया मांस उगने लगा। किनारे खड़ी बीबी डोंग ने तुम्हारा दर्द से ऐंठता चेहरा और टूटकर दोबारा बनता जिस्म देखा तो बेसाख्ता एक कदम आगे बढ़ा दिया। पर तुम्हारी सख्त हिदायत याद आते ही उसने होंठ भींचकर खुद को रोक लिया। पूरे 24 घंटे तुमने मुंह से एक सिसकारी तक नहीं निकाली। जब शरीर का उबलना और जमना शांत हुआ तब जाकर बीबी डोंग ने राहत की सांस ली। बॉडी तो काफी सही है, पूरे 8 पैक्स। दिल की बात जुबान पर आते ही वो हड़बड़ा गई। कान लाल पड़ गए और तुरंत मुंह फेरकर बूटियां बटोरने लगीं। सारी बूटियां पैक करने के बाद वो ईयरनिंग हार्ट ब्रोकन रेड के सामने रुकी। फूल पत्थर से चिपका था। उसने जबरदस्ती खींचना चाहा तो पत्थर चटक गया, पर फूल टस से मस नहीं हुआ। तुम्हारी बात याद आई कि इसे सिर्फ सच्चे प्यार के खून से ही तोड़ा जा सकता है। उसने जीभ काटकर खून टपकाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने पानी में तुम्हारी तरफ देखा और बुदबुदाई, ये बंदा तो सबको चूना लगाता है, इससे कहाँ टूटने वाला था। वो पालथी मारकर बैठ गई और फूल को देखने लगी। दिमाग में बार बार वही चेहरा घूमने लगा जो हमेशा उसका बीपी हाई करता था। उसकी नौटंकी पकड़ना, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना, फाइलों के ढेर में जोतना, पैर धुलवाना। सोचते सोचते उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। अचानक उसने दिल की गहराई से एक घूंट खून निकाला और पंखुड़ियों पर टपका दिया। जो फूल पत्थर से हिल नहीं रहा था वो हल्के से कांपा और खुद टूटकर उसकी हथेली पर आ गिरा। बीबी डोंग हथेली में रखे फूल को देखकर सन्न रह गई। ये मेरे नाम हो गया? क्या मैं सच में इस खड़ूस से प्यार करने लगी हूँ? हाथ के फूल ने खामोशी से मुहर लगा दी थी। वो किनारे बैठकर 3 दिन तक खोई रही, जब तक कि पानी में जोरदार धमाका नहीं हुआ। तुम कुंड से बाहर हवा में उछले। 12 पंखों वाली एंजेलिक स्पिरिट सुनहरी रोशनी फेंक रही थी, जो पूरे बदन पर फैलकर तुम्हें सूरज जैसा चमका रही थी। होश में आते ही हीरो बनने का शौक है? कितना टाइम हुआ? 3 दिन। 3 दिनों में तुम्हारा पूरा कायापलट हो चुका था। स्पिरिट पावर लेवल 96 पार, बॉडी की ताकत 2 गुनी, ऊपर से आग और बर्फ का असर बेअसर। सबसे बड़ा जैकपॉट यह था कि स्पिरिट इवॉल्व होकर होली सेराफिम बन चुका था। हर अटैक के साथ होली लाइट का डैमेज फ्री था, जो एविल स्पिरिट मास्टर्स और बीस्ट्स के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी था। सब पैक कर लिया? तुमने स्टोरेज रिंग ली। तुझे एक चुनने को कहा था, चुन लिया? हाँ, यही वाली ईयरनिंग हार्ट ब्रोकन रेड। ये तेरे किसी काम की नहीं है अभी। बिना माने सिर्फ देख सकती है, खा नहीं सकती। दूसरी ले लेफ्टिनेंट। बोलते बोलते तुम्हारी नजर उसकी हथेली पर खिले फूल पर पड़ी और तुम वहीं बुत बन गए। बीबी डोंग ने ठुड्डी तानकर बड़े घमंड से तुम्हें देखा। तुम्हारे होश उड़ने का इंतजार करने लगी। तू अब भी उस गांगू को नहीं भूल पाई? ये सुनते ही बीबी डोंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चियान मोचेन, तू महामूर्ख है, जाकर मर जा।
दुगुबो ने पैरों के नीचे कांपते पत्थरों को देखा, फिर बगल में शांति से खड़े दोनों एल्डर्स की तरफ नजर घुमाई। वो खुद को रोक नहीं पाया। क्या हमें सच में अंदर जाकर नहीं देखना चाहिए? युए गुआन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ओल्ड पॉइजन, तू नया है तो तुझे पता नहीं, ये छोटे प्रिंस और एक्स होली मेडन के बीच का प्यार मोहब्बत का रोमांस चल रहा है। काफी देर बाद भी जब घाटी का कोहराम शांत नहीं हुआ तो युए गुआन से रहा नहीं गया। उसने गुई मेई को आवाज दी और दोनों अंदर बढ़े। जैसे ही पानी का रास्ता पार किया, सामने तुम और बीबी डोंग एकदम सीधे शांत खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन आसपास की टूटी हुई चट्टानें और जमीन पर बने गहरे गड्ढे साफ बता रहे थे कि अंदर कितना भयंकर दंगल हुआ था। प्रिंस, वक्त काफी हो गया है, अब निकलना चाहिए। तुमने गला साफ किया। दुगु की टीम से 2 टुकड़ियां यहीं रुकेंगी और एल्डर का हाथ बटाएंगी। युए गुआन एल्डर, तुम्हें जड़ी बूटियों की अच्छी समझ है। लौटने के बाद अकेडमी के बच्चों को क्लास दिया करो, वहीं स्पिरिट हॉल का भविष्य है। हुक्म सिर माथे पर। प्रिंस, आप बेफिक्र रहें। युए गुआन समझ गया कि बात खत्म हो चुकी है तो वो गुई मेई को लेकर चुपचाप पीछे हट गया। जैसे ही दोनों की पीठ ओझल हुई, तुम्हारा सारा स्वैग 1 सेकंड में फुस हो गया। तुम मुंह दबाकर दर्द से कराह उठे। अरे बाप रे, मर गया, जान निकल गई। इतने जोर से चिल्ला रहे हो, मतलब अभी पूरी जान बाकी है। बीबी डोंग का हाथ जैसे ही तुम्हारे कंधे से छू गया, तुम्हारे मुंह से फिर चीख निकल गई। उसने तुम्हें आंखें तरेर कर देखा। तुमने चुपचाप अपनी आस्तीन ऊपर की। पूरी बाह नीली काली पड़ चुकी थी, बुरी तरह जली और छिली हुई, एक भी जगह सही सलामत नहीं थी। बीबी डोंग ने तुरंत नजरें नीचे झुका लीं। उसके कान शर्म से लाल पड़ गए। लाओ, दवाई लगा देती हूँ। मरहम पट्टी और दवाइयों के ड्रामे के बाद जब तुम्हारी चोटें काफी हद तक संभल गईं, तब जाकर तुम लोग बाहर निकले। सारा बंदोबस्त टाइट था। दुगुबो के साथ 20 से ज्यादा सोल एम्परर लेवल के गार्ड्स तैनात थे। जब तक 3 से ज्यादा टाइटल डॉलुओ एक साथ हमला न बोले, तब तक घाटी को खरोंच भी नहीं आ सकती थी। तुमने घाटी के बाहर की नेचुरल जहरीली धुंध को डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, जिसे सबने तुरंत मान लिया। इसके बाद युए गुआन और दुगुबो ने मिलकर सनसेट फॉरेस्ट के सारे जहरीले स्पिरिट बीस्ट्स के ठिकानों पर झाड़ू फेर दी। छोटे बड़े सारे जानवरों का आधा जहर निचोड़ लिया गया। बेचारे जानवर गुफाओं में दुबक कर घाव सहलाने लगे। नतीजा ये हुआ कि बाहर का जहरीला दायरा इतना खतरनाक बन गया कि कोई 30 मीटर भी अंदर घुसा तो मौके पर ही टिकट कट जाए। घाटी का सिक्योरिटी सिस्टम अब फुल प्रूफ था। दुगु सीनियर, आगे की रखवाली आपके हवाले है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधा संदेश भेजना, तुरंत इंतजाम होगा। प्रिंस, बेफिक्र रहें, मेरे रहते यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सब समेटने के बाद तुम टीम को लेकर जंगल से बाहर की तरफ निकले। तुमने पहले स्पिरिट हॉल के रिफॉर्म्स और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की बात की थी, वो असल में कैसे काम करेगा? घाटी से दूर निकलते ही अपने लोगों के बीच बीबी डोंग ने सीधा सवाल दागा। तुमने नजर घुमाई तो देखा युए गुआन और गुई मेई भी कान खड़े किए सुन रहे थे। तुम मुस्कुराए। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का मतलब है कि स्पिरिट हॉल के लिए किए गए हर काम और कुर्बानी का एक पक्का हिसाब होगा। जैसे दुगु सीनियर ने यह पूरी घाटी सौंपी तो इसके बदले उन्हें सीधे 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। ऊपर से हर साल घाटी की पैदावार से कम 2,000 पॉइंट्स का फिक्स बोनस। 1 पॉइंट की क्या वैल्यू होगी और हिसाब कैसे जुड़ेगा? बीबी डोंग ने तुरंत 2 सटीक सवाल दागे। मेरे हिसाब से एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट की कीमत 100 गोल्ड कॉइन्स के बराबर होगी। इतनी ज्यादा? बीबी डोंग ने मन ही मन गणित लगाया, यानी दुगु सीनियर बिना कुछ किए साल के 2 लाख गोल्ड कॉइन्स पीटेंगे। लगभग इतना ही। लौटने के बाद मैं सारे पुराने मिशंस को इसी सिस्टम में ढालूंगा। तुम्हारे पास इतनी चीजें हैं भी क्या जिन्हें लोग रिडीम कर सकें? बीबी डोंग ने शक से देखा। स्पिरिट हॉल के ठिकाने पूरे कॉन्टिनेंट में फैले हैं, कम से कम 1 लाख का अमला है। प्लान बनाया है तो खजाना भी तगड़ा ही होगा। अंदर ऐसा ऐसा माल है कि गॉड किंग्स भी देखें तो लार टपका दें। बस दिक्कत यही थी कि सिस्टम में हर चीज के लाखों इमोशन पॉइंट्स लगते थे, जिन्हें देखकर फिलहाल तुम्हारा भी जी ललचाता था। कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें दूर से जमीन पर कंपन महसूस हुआ। कोई किसी स्पिरिट बीस्ट के साथ उलझा हुआ था और हंगामा तेजी से इसी तरफ बढ़ रहा था। कोई आ रहा है। बात खत्म होते ही युए गुआन और गुई मेई ढाल बनकर तुम्हारे और बीबी डोंग के आगे आ गए। 20 मीटर से लंबा एक अमेथिस्ट क्रिस्टल ड्रैगन जंगल को रौंदता हुआ बेतहाशा भागा आ रहा था। रास्ते के भारी पेड़ पौधे उसके भारी जिस्म के नीचे चकनाचूर हो रहे थे। एल्डर्स, मॉन्स्टर के पीछे आ रहे उन 3 नमूनों को रोक लो। सामने आते चेहरों को पहचानते ही तुम्हारे चेहरे पर बत्ती सी खिल गई। गांगू भाई, मेरे जिगरी यार, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। गुई मेई का जिस्म परछाई में बदला। अगले ही पल हजारों किलो वजनी क्रिस्टल ड्रैगन पैरों के नीचे की परछाई में उलझकर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। तेज धमाका हुआ। ड्रैगन दर्द में पलटकर हमला करने ही वाला था कि गुई मेई ने उसके सिर पर जूता रख दिया। हिला तो जान से जाएगा। आवाज भारी नहीं थी, पर उसमें भरा खौफ और एक ही लात में दबा देने वाली ताकत देखकर ड्रैगन ने तुरंत मुंह बंद किया और जमीन पर मुर्दा बनकर लेट गया। युए गुआन की पीठ के पीछे क्राइसेंथेमम खिल उठी, जिसने आने वालों का भागने का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। ओए, ये हमारा शिकार था, तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? लियू एरलोंग का गर्म मिजाज तुरंत फट पड़ा। उसने यह नोटिस नहीं किया कि उसके बगल में खड़ा यू शियाओगांग थर थर कांप रहा था। आंखों में नफरत की आग थी, पर वो गर्दन झुकाए खड़ा था। गुस्से का एक कतरा भी बाहर निकालने की हिम्मत नहीं थी। हुजूर, मेरी छोटी बहन नासमझ है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ।
गोल्डन आयरन ट्रायंगल का लीडर फ्लाइंडर काफी तेज दिमाग था। जिस ड्रैगन का वो घंटों से पीछा करके सिर्फ हल्की खरोंचें दे पाए थे, वो इस वक्त इनके जूतों के नीचे लाचार पड़ा था। ये लोग उनकी औकात से बहुत बाहर के थे। जब शिकार आपने रोक ही लिया है तो हम निकलते हैं। तुमने एक कदम आगे बढ़ाया और ऐसे बोले जैसे किसी पुराने लंगोटिया यार से मिल रहे हो। अरे जब मिल ही गए हैं तो थोड़ी देर सुस्ता लो, स्पिरिट पावर रिचार्ज कर लो। गांगू भाई, बड़े दिनों बाद पुराने यार से मिले हो, क्या बात है? खुशी के मारे जुबान सूख गई क्या? फ्लाइंडर और लियू एरलोंग दोनों ने मुड़कर बीच में खड़े यू शियाओगांग को देखा। यू शियाओगांग ने मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि नाखून हथेली में धंस गए। कुछ महीने पहले स्पिरिट सिटी में हुई जिल्लत दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगी। बर्दाश्त कर गांगू, तुझे बर्दाश्त करना होगा। तू भविष्य का ग्रैंड मास्टर है, यहाँ रायता नहीं फैला सकता। उसने अंदर ही अंदर खुद को समझाया। हथेलियों से खून बहने लगा पर उसे होश नहीं था। उसने सिर उठाकर चेहरे पर एक जबरदस्ती की सड़ी सी मुस्कान चिपकाई और फटी आवाज में बोला, बड़े बड़े दिनों बाद मिले। उसकी नजरें जैसे ही तुम्हारी बगल में गईं, बीबी डोंग पर टिक गईं। वो तुम्हारी बाहों में हाथ डाले, लगभग तुमसे चिपक कर खड़ी थी। सिर्फ इस एक नजारे ने यू शियाओगांग की आंखों की पुतलियां सिकोड़ दी। उसका बचा खुचा दिल और दिमाग फिर से बिखरने की कगार पर आ गया। दिमाग में बजती घंटी ने तुम्हारा मूड बना दिया। मान गए गांगू भाई, तुझे कितना भी निचोड़ लो, हर बार कुछ न कुछ पॉइंट्स का जुगाड़ निकाल ही देता है। तुमने गांगू के दोनों साथियों पर नजर दौड़ाई। दाईं तरफ चश्मे वाला लंबा पतला लड़का था, जवान फ्लाइंडर। बाईं तरफ हॉट फिगर और तेज तेवरों वाली लड़की, यकीनन उसकी कजिन लियू एरलोंग। तुम अभी देख ही रहे थे कि कमर के साइड वाले हिस्से पर फिर से एक जोरदार चिकोटी कटी। तुमने बड़ी शराफत से नजरें हटाई और बोले, अरे दूर से पहचाना नहीं कि अपने गांगू भाई हैं। जब पुराने दोस्त का शिकार है तो एल्डर, जरा इस ड्रैगन को अधमरा कर दीजिए। बोलते हुए तुमने बड़ी चालाकी से उस क्रिस्टल ड्रैगन की तरफ देखा कि टांग पर नजर डाली। गुई मेई ने तुरंत एक लात रसीद की और क्रिस्टल ड्रैगन की टांग की हड्डी चटक गई। ड्रैगन ने बेबसी में सिर हिला दिया। फ्लाइंडर ने तुम्हें और तुम्हारी टीम को जाते देखा। उसे डर था कि कहीं लियू एरलोंग कोई उल्टा सीधा सवाल न पूछ ले, इसलिए उसने तुरंत बात संभाली। एरलोंग, ड्रैगन की बस आखिरी सांसें बची हैं, जल्दी से इसका स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब कर लो। ठीक है। लियू एरलोंग ने यू शियाओगांग का उतरा हुआ सड़ा सा मुंह देखा और सिर हिला दिया। उन तीनों में से किसी ने नोटिस नहीं किया कि ड्रैगन का पेट धीरे धीरे गुब्बारे की तरह फूल रहा था। लियू एरलोंग ने आगे बढ़कर जैसे ही ड्रैगन के सीने में खंजर घोंपा, उसके अंदर की एनर्जी का बैलेंस एक झटके में बिगड़ गया। बूम! क्रिस्टल ड्रैगन में ऐसा जोरदार ब्लास्ट हुआ कि कई मीटर के दायरे में पेड़ पौधे हवा में उड़ गए। लियू एरलोंग और फ्लाइंडर ने तुरंत अपने स्पिरिट्स खोलकर उस शॉकवेव को रोका। तभी एक भयानक चीख गूंजी। दोनों ने मुड़कर देखा तो यू शियाओगांग हवा में फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ दूर जा रहा था और बीच हवा में बैलेंस बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शियाओगांग! लियू एरलोंग भागने ही वाली थी कि फ्लाइंडर ने हाथ पकड़कर रोक लिया। एरलोंग, रिंग बाहर आ चुकी है, पहले इसे एब्जॉर्ब करो। शियाओगांग को मैं ढूंढ कर लाता हूं। लेकिन लियू एरलोंग की जान हलक में थी। शियाओगांग तो ठहरा सिर्फ 29 लेवल का नौसिखिया। सनसेट फॉरेस्ट में उसके लिए हर कदम पर मौत थी। अगर उसके लिए रिंग न चाहिए होती तो वो यहाँ कदम भी नहीं रखते। फ्लाइंडर ने सख्त लहजे में कहा, यह ड्रैगन शियाओगांग ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर खास तुम्हारे लिए ढूंढा था। क्या तुम उसकी मेहनत पर पानी फेरना चाहती हो? लियू एरलोंग ने पहले उस दिशा में देखा जहाँ गांगू उड़ा था, फिर उस चमकती हुई रिंग को देखा। उसने दांत भींचे और जमीन पर बैठ गई। भाई, शियाओगांग की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले, तू बेफिक्र रह। लियू एरलोंग ने ध्यान लगाकर अपनी 5वीं रिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। फ्लाइंडर कुछ देर तक उसकी पीठ को एकटक देखता रहा। आज के इस ड्रामे ने सब साफ कर दिया था। इस 3 लोगों की यारी में वही अकेला कबाब में हड्डी बनकर रह गया था। एरलोंग और गांगू ने भले ही खुलकर कुछ न कहा हो, पर नतीजा शीशे की तरह साफ था। आगे चलकर वो बस इन दोनों का बड़ा भाई बनकर ही रहने वाला था। एक ठंडी सांस खींचते हुए उसने देखा कि रिंग का प्रोसेस स्मूथ चल रहा था। उसने स्पिरिट विंग्स खोले और आसमान में उड़कर गांगू के गिरने की दिशा में निकल पड़ा। टूटी हुई टहनियों के निशान ट्रैक करते हुए वो नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही पेड़ के नीचे का नजारा दिखा, वो हवा में ही ब्रेक मारकर रुक गया। नीचे स्पिरिट बीस्ट्स के गोबर और गंदगी का भारी भरकम गड्ढा था और अपना गांगू भाई उसी में गिरकर बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था। जितना हिलता उतना ही ऊपर से नीचे तक लिथड़ जाता। शियाओगांग, मैं निकालता हूं तुझे। फ्लाइंडर ने उस खौफनाक बदबू और सीन को झेलते हुए आंखें बंद की और पूरी ताकत लगाकर गांगू को बाहर खींचा। बिना एक सेकंड गंवाए उसे सीधा पास की नदी में फेंक दिया। उधर रास्ते में चलते हुए तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की घंटियां धड़ाधड़ बजने लगीं। होस्ट की हरकत से फ्लाइंडर का पारा चढ़ गया। 3000 इमोशन पॉइंट्स मिले। होस्ट की हरकत से यू शियाओगांग का मानसिक संतुलन फिर से हिल गया। 40,000 पॉइंट्स का भारी रिवॉर्ड मिला। खाते में कुल 50,000 पॉइंट्स का बैलेंस देखते ही तुम्हारा दिल बाग बाग हो गया। गांगू भाई सच में जिगरी यार है। जैसे ही मेरा बैलेंस खत्म हुआ, खुद सामने आकर बैंक भर गया। इसके बाद भी गांगू की तरफ से रुक रुक कर 1-2 हजार पॉइंट्स टपकते रहे। तुम्हें सच में हैरानी हुई कि आखिर उस लौंडे के साथ ऐसा क्या कांड हो गया जो उसका कलेजा इतना सुलग रहा था। तुमने तो बस गुई मेई को ड्रैगन के पेट में हल्की सी एनर्जी प्लांट करने को कहा था ताकि इन तीनों की थोड़ी परेड हो जाए। किसने सोचा था कि गांगू की किस्मत इतनी सड़ी होगी कि वो सीधा गोबर के गड्ढे में जाकर गिरेगा। सिस्टम, क्या वीडियो रिप्ले देख सकता हूँ?
सर्च मारा तो रिप्ले के साले पूरे 5 लाख पॉइंट्स मांग रहे थे। तुमने मन ही मन सिस्टम को जमकर कोसा कि साला खुला डाका डाल रहा है। फुल स्पीड में तुम लोग स्पिरिट हॉल लौटे। पहुंचते ही तुमने काम बांटना शुरू किया। बीबी डोंग, रास्ते में जो रिफॉर्म्स बताए थे उनका पूरा ड्राफ्ट बनाकर परसों तक मुझे दे देना। बड़े भाई, जैसे ही तुम्हारी नजर चियान शुंजी पर पड़ी तुम्हारी जुबान लड़खड़ा गई। सोल डोलुओ लेवल का तगड़ा बंदा, पर इस वक्त चेहरा चूने जैसा सफेद, आंखों के नीचे काले गड्ढे, पूरी तरह निचुड़ा हुआ और हवा निकला हुआ गुब्बारा लग रहा था। भाई तुम पहले घर जाकर आराम करो, इन दिनों का सारा काम मैं संभाल लेता हूँ। सुन्न पड़ा चियान शुंजी ये सुनते ही एकदम एक्टिव हो गया। उसने झटके से तुम्हारी बांह पकड़ ली और पागलों की तरह सिर हिलाया। नहीं छोटे, ये सब बड़े भाई को ही करने दे। तू अभी अभी सफर से लौटा है, जा पहले तू आराम कर। उसकी आंखों में इतनी लाचारी और भीख थी कि तुम एक सेकंड में पूरा माजरा समझ गए। तुमने आंखें मटकाते हुए हामी भर दी। ठीक है भाई, अब नए रिफॉर्म्स लागू होने हैं तो पोप का काम बहुत बढ़ जाएगा, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। चियान शुंजी की आंखें चमक उठीं। अरे बहुत बढ़िया, काम ज्यादा है तभी तो बड़ा भाई हाथ बंटाएगा। तुम्हें विदा करते ही चियान शुंजी ने बाहर खड़े गार्ड को आवाज लगाई, अंदर एक गद्देदार सोफा लगवाओ, और हाँ, भाभियों को बोल देना कि मैं काम में बहुत बिजी हूँ, इसलिए कुछ दिन घर सोने नहीं आ पाऊंगा। कमरे में लौटकर तुमने ये पूरा किस्सा बीबी डोंग को सुनाया। वो भोली बनकर कारण पूछने लगी। तुमने मजे लेते हुए समझाया, अरे मैंने भाई की 10 शादियां करवाई ना, बापू को पोते खिलाने की जल्दी है तो रोज डंडा कर रहे हैं। बड़ा भाई दिन में भी पिस रहा है और रात में भी पिस रहा है। बीबी डोंग का दिमाग खुला तो उसके कान एक झटके में टमाटर जैसे लाल हो गए। अरे वाह, ये क्या हुआ? चेहरे का तापमान अचानक कैसे बढ़ गया? तुमने जानबूझकर उसकी गाल छूकर मासूम बनने की एक्टिंग की। बीबी डोंग ने तुम्हारा हाथ झटक दिया और घूर कर बोली, तुम पोप होकर भी दिन भर आवारागर्दी करते हो, कोई ढंग का काम नहीं है क्या? मैं काम नहीं कर रहा तो क्या कर रहा हूँ? ये रिफॉर्म्स का खाका कौन खींच रहा है? सारा काम मैं और तुम्हारा भाई कर रहे हैं, तुम बस बैठकर हुक्म चला रहे हो। पोप का काम सिर्फ विजन देना होता है पगली, मजदूरी करना नहीं, वरना तो मैं थक कर चूर हो जाऊंगा ना। तुमने बहाना बनाया। उसका खतरनाक होता चेहरा देखकर तुम फौरन कट लिए। अरे हाँ, मुझे खजाने से जड़ी बूटियां देखनी हैं, दवाइयां बनानी हैं। 3 दिन बाद बीबी डोंग ने एक मोटा ड्राफ्ट टेबल पर पटका। लो तुम्हारा काम, मैं सोने जा रही हूँ। तुमने पूरा प्लान समेटा और पहले चियान शुंजी के पास पहुंचे। भाई ये खास तेरे लिए बनाई है, आज रात घर जाकर एक गोली खा लेना। चियान शुंजी ने अजीब नजरों से डिब्बी पकड़ी। भले ही उसे नहीं पता था कि तुमने कब दवाइयां बनाना सीखा, पर सगा छोटा भाई जहर तो देगा नहीं। सोच रहा हूँ आज रात घर का चक्कर लगा ही आऊं। हॉल से निकलकर तुम सीधा पहाड़ की चोटी पर बने कॉन्सेक्रेशन हॉल पहुंचे और बाहर गार्ड्स को अलर्ट पर रख दिया। बदमाश, मेरे हॉल में क्या कोई चोर घुस जाएगा? चियान दाओलियू की आवाज अंदर से गूंजी। बापू, ये हमारे खानदान का सबसे सीक्रेट और बड़ा मुद्दा है, सावधानी तो रखनी पड़ेगी। तेरी भाभियों में से कोई प्रेग्नेंट हुई क्या, या फिर बीबी डोंग का सीन सेट हुआ? चियान दाओलियू के लिए खानदान का एक ही मतलब था, एंजल गॉड की गद्दी संभालने वाला नया वारिस। चियान शुंजी और तुम्हारी पीढ़ी से तो उसे उम्मीद नहीं बची थी, इसलिए उसकी नजरें सीधे अगली पीढ़ी पर टिकी थीं। बापू क्या बातें कर रहे हो? मैं और बीबी डोंग अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं, और बड़े भाई को इतना डरा रखा है कि वो घर जाने से कतरा रहा है। वो साला खुद ही कामचोर है। बापू, मैं एक जादुई जगह गया था, जरा ये देखिए। चियान दाओलियू ने नजर घुमाई और उसकी आंखें तुम्हारी पीठ के पीछे चमकते स्पिरिट पर चिपक गईं। ये क्या है? दुनिया देख चुका चियान दाओलियू भी उस सुनहरी रोशनी को देखकर अपनी सांसें नहीं रोक पाया। बापू, ये मेरी अपग्रेडेड स्पिरिट है, होली सेराफिम, और मुझे स्पिरिट एवोल्यूशन का पक्का रास्ता मिल गया है। तुमने बीबी डोंग का बनाया ड्राफ्ट आगे बढ़ा दिया, सबूत सामने था, इसलिए चियान दाओलियू ने एक एक पन्ना बहुत ध्यान से पढ़ा। कई पन्ने तो 3-3 बार पढ़े। काफी देर बाद उसने फाइल रखी। दिल पूरी तरह भर आया था। छोटा बेटा समझदार हो चुका था, अब स्पिरिट हॉल उसके हाथों में पूरी तरह सेफ था। ड्राफ्ट में हर नियम के नफे नुकसान पानी की तरह साफ लिखे थे। मोचेन, चियान दाओलियू ने तुम्हें प्यार से पुकारा। नजर उठी तो देखा तुम आराम से केतली मुंह से लगाकर चाय गटक रहे थे। हल्की लाल रंग की चाय देखते ही बूढ़े का कलेजा मुंह को आ गया। ये वही चाय की पत्तियां थीं जो उसने सालों पहले पोसाइडन की प्रीस्ट बोसाइसी से मिलने के वक्त अपने हाथों से तैयार की थीं। इतने सालों से उसने खुद एक घूंट नहीं पिया था और इस नालायक ने पूरी केतली ही उड़ा दी। चियान मोचेन! दहाड़ ऐसी पड़ी कि तुम्हारे हाथ से कप छूटते छूटते बचा। मुड़कर देखा तो चियान दाओलियू ने कोने से एक भारी लोहे का डंडा निकाल लिया था और चेहरे पर आज तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा वाले भाव थे। दिमाग में बजती वार्निंग्स को भूलकर बाप की आंखों में साक्षात मौत देखकर तुमने वहीं से उल्टे पैर दौड़ लगा दी। अरे बापू, मैंने क्या कर दिया यार? सालों से हम बाप बेटे का मुकाबला नहीं हुआ। आजा, आज तेरी हड्डियों की मजबूती टेस्ट करता हूँ।